अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स की जो न्यू बुक आई है उसके यूनिट नंबर 3 के न्यूमेरिकल और मसाले सॉल्व करना सीखेंगे। इन न्यूमेरिकल और मसालों को सॉल्व करने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से फार्मूले इस्तेमाल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को जो फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ सकता है वो हमारे पास है कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है ना, वो हमें कहता है कि F=ma। ये वाला हमें ना एक फार्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद एक और हमारे पास फार्मूला होता है W, यानी कि वेट जो होता है वो mg के बराबर होता है, यानी कि मास और g जिसकी कीमत 10 होती है उसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ना उसका वेट निकल आता है। इसी तरीके से आगे चलें तो हमारे पास मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम का जो फार्मूला होता है वो होता है mv, यानी मास और वेलोसिटी को हम ज़रब करेंगे तो वो मोमेंटम के बराबर आ जाएगा। इससे आगे चलें तो हमारे पास एक और फार्मूला होता है मोमेंटम कंजर्वेशन का कानून। तो उसके मुताबिक हमारे पास है जी m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर होता है हमारे पास m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। ये हमारे पास ना कि मोमेंटम कंजर्वेशन का कानून है। उसके बाद एक और हमारे पास कि वेलोसिटी का फार्मूला, ये भी आप लोगों ने याद रखना है 2gh का जज़र। इसको भी हमने ना कि इनके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए इस्तेमाल करना है। उसके बाद आप लोगों ने इसके ना कि यूनिट में ना के अंदर पढ़ा होगा थ्योरी में कि हमारे पास ना कि मोमेंटम और न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ना कि एक रिलेशनशिप निकलता है जो कि बराबर होता है F=m इंटू vf माइनस vi और बटे में है जी t। तो ये भी आप लोगों ने याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट हरकत की जो 3 मसावातें होती हैं वो भी यहाँ पे इस्तेमाल होंगी, यानी vf=vi जमा at। उसके बाद इसकी दूसरी जो मसावात है s=vit जमा 1/2 at का स्क्वायर। इसके बाद तीसरी जो मसावात है वो हमारे पास है जी 2as बराबर है जी vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। तो ये जो हमारे पास फार्मूले हैं इनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आप लोग इसकी न्यूमेरिकल और मसाले सारा सॉल्व कर सकें। तीसरे चैप्टर का अगर हम पहला न्यूमेरिकल देखें तो उसमें वो कहता है कि एक 10 किलोग्राम मास का ब्लॉक एक हमवार उफ़क़ी सतह पर पड़ा हुआ है। 5 न्यूटन की एक उफ़क़ी फोर्स ब्लॉक पर लगाई जाती है। मालूम करें ब्लॉक में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन क्या होगा, 5 सेकंड के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखें कि हमें उसने क्या क्या चीज़ें दी हैं। तो ये देखें तो हमारे पास है जी मास हमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी जो मास है वो हमें दिया है। मास को हमने m से ज़ाहिर करना है और 10 किलोग्राम है मास। और जो मास का हमारे पास ऐसे यूनिट होता है वो किलोग्राम ही होता है, तो इसको आप लोगों को चेंज करने की अब ज़रूरत नहीं है। आगे वो कहता है कि एक हमवार उसकी सतह पर पड़ा हुआ है, यानी कि उसकी जो हमारे पास इब्तदाई वेलोसिटी है ना कि वो ज़ीरो है, क्योंकि वो ना कि साकन पड़ा हुआ है। अगर वो किसी मूव कर रहा होता किसी भी वेलोसिटी से तो फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होनी थी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी इसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी है वो हमारे पास है जी इब्तदाई वेलोसिटी, यानी कि vi जो है वो हमारे पास है जी 0 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास इसकी इब्तदाई वेलोसिटी आ गई। उसके बाद हमारे पास ना कि फोर्स है, ये फोर्स उसने दी हुई है। तो ये फोर्स जो है F वो हमारे पास है जी 5 न्यूटन के इक्वल। ये आप लोगों ने लिख लेनी है। उसके बाद आगे अगर हम चलें तो हमें वो कहता है कि आप लोग ब्लॉक में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन, यानी कि A जो है एक्सेलरेशन, इसे मालूम करेंगे। ये एक्सेलरेशन यानी A जो है ये हमने मालूम करना है। तो इसको हमने मालूम करना है। उसके बाद आगे मज़ीद चलें तो वो हमें कहता है कि 5 सेकंड के बाद, यानी कि उसने वक़्त दे दिया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे वक़्त, यानी कि T जो है वो है जी 5 सेकंड। और वक़्त 5 सेकंड के बाद वो कहता है कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। जो 5 सेकंड के बाद वेलोसिटी है वो हमारे पास आखिरी वेलोसिटी है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जी इसकी जो आखिरी वेलोसिटी है वो हमने ना मालूम करनी है। तो आखिरी वेलोसिटी हमारे पास वी एफ के इक्वल है।
तो वो हमने ना मालूम करनी। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये सारा जो डाटा हमें मिला है इसमें से ना कि सिर्फ एक्सेलरेशन और जो आखिरी वेलोसिटी है ये हमने मालूम करनी है। तो एक्सेलरेशन को सबसे पहले फिर हम मालूम करते हैं। तो उसके लिए जो हमारे पास न्यूटन के दूसरे लॉ के मुताबिक जो फार्मूला बनता है F = ma, हम ये लगा देते हैं। यहाँ से देखें तो हमें F दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये F हमें दिया है 5, उसके बाद M वो भी दिया है 10, A हमने मालूम करना है, इसको हम वैसे लिख देते हैं। अब यूँ कि ये 10 इधर ना कि हमारे पास इजाफी है तो इधर आके इसने तकसीम हो जाना है, तो ये हो जाएगा 5/10 बराबर है जी A के। अब 5 को ना हम 10 पे ना तकसीम कर देते हैं, उसके लिए कैलकुलेटर ले लेते हैं। 5 तकसीम हम ना 10 करें, 5 तकसीम ना हम 10 कर देंगे, 5 तकसीम 10, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 0.5, यानी कि उसका जो एक्सेलरेशन हमारे पास निकला है वो है जी 0.5, और जो एक्सेलरेशन होता है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो हम ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद है जी उसकी आखिरी वेलोसिटी VF हमने ना लगानी है, VF अब हमने निकालनी है। तो VF निकालने के लिए ना कि अब हम ना हरकत की मसावातें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हरकत की जो मसावातें थी वो हमारे पास ना कि 3 थी, तो अब तीनों में से हमने देखना है कि हम कौन सी मसावात ना यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं ये ना कि हरकत की तीनों मसावातें अगर मैं देखूँ तो मेरे पास ना कि ये जो पहली है इसको मैं ना लगा सकता हूँ, VF = VI जमा ये GT, यानी कि ये उसके लिहाज से है G के लिहाज से, लेकिन यहाँ पे हम AT लिख देंगे। तो यानी कि ये वाली जो मसावात है VF = VI जमा AT, ये हम लगाते हैं और यहाँ से हम ना कि इसकी आखिरी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी VF तो हमने मालूम करना है, इसको तो हम वैसे लिख देते हैं। तो VI अगर हम देखें तो वो 0 है। उसके बाद A देखें तो वो अभी हमने मालूम किया 0.5, वो हमने लिख देना है। उसके बाद T ये 5 है तो इसको हमने लिख देना है। तो VF फिर हमारे पास हो जाएगा जी 0.5 को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इधर लेते हैं हम 0.5 × 5, तो हमारे पास आ जाएगा जी 2.5। हम यहाँ पे लिख देते हैं जी इसकी जो आखिरी वेलोसिटी है वो 2.5 मीटर पर सेकंड है। तीसरे चैप्टर का अगर हम ना कि दूसरा न्यूमेरिकल देखें तो उसमें हमारे पास है जी एक शख्स का मास 80 किलोग्राम है, ज़मीन पर उसका वज़न क्या होगा, चांद पर उसका वज़न क्या होगा, चांद पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की कीमत 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो उसने ना कि शख्स का मास दिया हुआ है, तो हम ना कि यहाँ पे लिख देते हैं कि उसका जो मास है वो हमारे पास है जी 80 किलोग्राम, ये हमें दिया है। जो मास का यूनिट होता है वो हमारे पास होता ही किलोग्राम है, तो इसको हमने ना किलोग्राम में रहने देना, इसको M से हम ना ज़ाहिर करेंगे, यानी कि मास जो है वो M = 80 किलोग्राम उसने दिया हुआ है। अब आगे वो कहता है कि ज़मीन पर उसका वज़न कितना होगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी ज़मीन पर वज़न। तो वो अगर हम देखें ज़मीन पर जो वज़न है तो वज़न को हम W से ज़ाहिर करते हैं, तो हम इसे ना लिख देते हैं WE, ये हमने ना मालूम करना है। उसके बाद अगर हम देखें तो वो कहता है कि चांद पर उसका वज़न क्या होगा, तो हम यही चीज़ इधर लिख देते हैं कि चांद पर उसका वज़न क्या है, चांद पर वज़न। तो ये अगर हम देखें तो वह है जी W मून, ये M से हम ज़ाहिर कर देते हैं, ये भी हमने मालूम करना है। नेक्स्ट है जी चांद पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम ना लिख देते हैं चांद पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यानी कि चांद पर जो उसका एक्सेलरेशन है वो कितना है। तो वो अगर हम देखें जो चांद पर उसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है यानी कि GM जो है वो है जी 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ज़मीन पर उसका एक्सेलरेशन देखें ना, ये उसने दिया नहीं है, लेकिन ज़मीन पर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी कीमत हमें पता है कि वो होती है जी 10। ये भी हम ना लिख लेते हैं क्योंकि हमने इसको भी इस्तेमाल करना है। तो हम लिख देते हैं जी अर्थ, वो हमारे पास 10
मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये है कि ग्रेविटेशनल असल में एक्सेलरेशन का मतलब ये है कि ज़मीन जिस वेलोसिटी से चीज़ों को ना कि अपनी तरफ खींच रही होती है उसे हम ना कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कह देते हैं। अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो ज़मीन पर होता है वो 10 है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाएंगे ना तो इसकी कीमत कम होती जाएगी। तो चाँद पर इसकी कीमत 10 से कम होकर 1.6 हो जाएगी। तो चलें अब हम ना कि उनका ना कि वज़न मालूम करते हैं। सबसे पहले चलें हम ना कि ज़मीन पर जो वज़न है ना उसे मालूम कर लेते हैं कि जो ज़मीन पर इसका वज़न कितना है। तो ज़मीन पर जो वज़न है यानी कि WE है वो हमने मालूम करना है। तो ये हमारे पास W जो होता है वो बराबर होता है mg के। तो ये फिर बन जाएगा mge, ये हमारे पास आ जाएगा जी। WE दोबारा से लिख लेते हैं जी। वो m तो हमारे पास 80 है। जो आदमी है वो तो अर्थ पर भी उसका मास उतना ही होगा और ज़मीन पर भी और चाँद पर भी उतना ही होगा। 80 ज़रब GE वो हमारे पास 10 है। तो यहाँ पे हमने 10 लिख दिया। अब 80 को हमने 10 से ज़रब दे देनी है। तो ये हमारे पास ना कि आ जाएगा जी 800। तो ये हम लिख देते हैं 800। और जो हमारे पास W होता है ना वज़न, उसका जो हमारे पास यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। तो ये आप लिख देना 800 न्यूटन। अब उसके बाद है जी चाँद पर वज़न। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी चाँद पर वज़न। तो चाँद पर वज़न ये हमारे पास है जी WM, और इसका फार्मूला बन जाएगा mgm। तो W यानी कि मून पर उसका वज़न कितना होगा। तो m तो वही 80 है, लेकिन जो हमारे पास उसका ग्रेविटेशनल है एक्सेलरेशन मून पर वो 1.6 है। तो हम यहाँ पे 1.6 लिख देंगे। अब 80 को 1.6 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके लिए कैलकुलेटर ले लेते हैं जी। 80 ज़रब 1.6 तो हमारा आंसर आ जाएगा जी 128। तो हमने लिख देना है W मून जो है वो 128, क्योंकि इसका जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। तो हम यहाँ पे n से इसे ज़ाहिर कर देंगे। यूनिट नंबर 3 का अगर हम तीसरा ही न्यूमेरिकल देखें तो वो कहता है 800 किलोग्राम कार की वेलोसिटी। ये देखें ना कि कार का मास दे दिया उसने, कहता है उसकी वेलोसिटी 10 सेकंड में उसका टाइम दे दिया है। कहता है 10 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 30 मीटर पर सेकंड तक जाने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। तो चलें जो चीज़ें दी हैं वो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी फ़ोर्स हमने ना कैसे निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखें हमें ना कि कार का मास दिया है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी कार का मास। तो वो अगर देखें तो उसको हमने m से ज़ाहिर करना है, वो 800 किलोग्राम है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी 800 किलोग्राम कार का मास है। उसके बाद वो कहता है कि उसका जो टाइम है यानी वक़्त उसने दे दिया है, वक़्त है जी t, वो है 10 सेकंड। वो आप लोगों ने इधर लिख लेना है। उसके बाद वो कहता है कि उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, उसे बढ़ाकर न 30 मीटर पर सेकंड हमने करनी है। यानी कि इब्तदाई वेलोसिटी भी दे दी और आखिरी वेलोसिटी भी दे दी। हम लिख देते हैं जी इब्तदाई जो उसकी वेलोसिटी है यानी VI जो है वो हमारे पास है जी 10 मीटर पर सेकंड। अब उसकी आखिरी वेलोसिटी जो है वो अगर हम देखें तो वो हमारे पास है जी VF, और VF हमारे पास है 30 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास इसकी आखिरी वेलोसिटी है। हमने मालूम क्या करना है जी, वो है जी फोर्स, यानी कि F जो है वो हमने मालूम करना है। अगर हम देखें ना कि फोर्स F मालूम करने का जो फार्मूला है वो न्यूटन के हमारे पास ना कि सेकंड लॉ के मुताबिक है जी F = ma। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ मेरे पास m तो है लेकिन a नहीं है। अगर मेरे पास a भी होता तो मुझे इनमें से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी थी, मैं डायरेक्ट m और a को मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास फोर्स आ जानी थी। लेकिन चूँकि मेरे पास a नहीं है तो इसका मतलब यह है कि पहले फिर मुझे a निकालना पड़ेगा, उसके बाद फिर ही मैं ना कि f निकाल सकता हूँ। तो उसके लिए फिर हमें ना कि हरकत की जो मसवातें हैं उन्हें देखना पड़ेगा। जो हरकत की हमारे पास 3 मसवातें हैं वो हम देखते हैं और देखते हैं कि कौन सी मसवात लगाकर हम ना और ये वाली इंफॉर्मेशन इस्तेमाल कर a निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो मेरे पास ना कि 3 मसवातें हैं।
तो पहले ना मैं ये आखिरी दो को देख लूँ, तो मेरे पास एस इस्तेमाल हुआ है इसमें भी और इसमें भी। यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो एस मुझे नहीं दिया हुआ, इसका मतलब अगर एस नहीं दिया तो इन दोनों में से मैं ए तो फिर नहीं निकाल सकता। पहली देखता हूँ तो वी एफ वो मुझे दिया हुआ, वी आई मुझे दिया हुआ, ए मैंने मालूम करना, टी भी दिया हुआ, यानी कि पहली मसावात जो है उसमें तीन चीज़ें मैं पुट करूँगा और चौथी यानी ए मैं मालूम कर सकता हूँ। तो चलें मैं ना कि फिर इसकी ना पहली मसावात इस्तेमाल कर लेता हूँ, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई जमा ए टी। अब ना कि यहाँ पे मैं इनकी ना कीमतें लिखता हूँ। वी एफ की कीमत है जी मेरे पास 30, वो लिख दी। उसके बाद वी आई उसकी कीमत है जी 10, ए जो है वो मैंने मालूम करना है और टी उसने दिया हुआ है 10। ये सारी कीमतें मैंने लिख ली। अब ये देखें 10 जो इधर है जमा का, इस साइड पे आके उसने माइनस हो जाना है। 30 माइनस 10 तो मेरे पास आ जाएगा 10 को अब ना ए से ज़रब दें तो 10 ए आ जाएगा। अब 30 में से 10 निकालें तो मेरे पास आ जाता है जी 20, तो ये बराबर हो जाएगा 10 ए। अब ये जो 10 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके मेरे पास तकसीम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/10 बराबर है जी ए के, और ए बराबर आ जाएगा 20 को जब मैं 10 पे तकसीम करूं तो 2, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका आंसर आ गया। अब उसके बाद हमने ना कि फोर्स मालूम करनी है। जो फोर्स होती है एफ वो बराबर होती है एम ए के। तो इनकी ना अब हम कीमतें पुट करते हैं। एम 800 है, ये 800 लिख देते हैं, और ए हमारे पास 2 है। अब इन दोनों को ना हम ज़रब दे देते हैं, तो हमारे पास जब इन दोनों को हम ज़रब देते हैं 2 0 0 2 0 0 2 8 16, यानी कि 1600 इसका आंसर आ जाएगा। और जो फोर्स होती है उसका जो यूनिट होता है वो हमारे पास न्यूटन होता है, तो इसका यूनिट भी हमने साथ लिख देना है। तीसरे यूनिट का अगर हम चौथा न्यूमेरिकल देखें तो वो कहता है कि 5 ग्राम मास की एक गोली बंदूक से चलाई गई है, यानी कि एक बंदूक है उसमें ना कि गोली थी जिसका मास ये था, उसे चलाया गया है। अब वो कहता है कि गोली 300 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से निकलती है। अगर बंदूक का मास, जिस बंदूक से गोली चलाई जा रही है उसका मास है जी 10 किलोग्राम, तो वो कहता है कि बंदूक की पीछे की तरफ स्पीड कितनी होगी। तो जब ना कि बंदूक कोई बंदा चलाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ना कि बंदूक एक बंदा ना अगर इसे ना चला रहा है, ये कोई भी बंदा है जो इसे ना बंदूक को अगर चलाता है, तो होगा क्या कि बंदूक जब वो चलाएगा तो उसमें से जो गोली निकलेगी ना कि वो आगे की तरफ इस तरह से जाएगी, लेकिन जैसे ही गोली ये निकल कर इधर जाएगी तो जो बंदूक है वो थोड़ी सी ना कि पीछे की तरफ, यानी कि बंदे को पीछे की तरफ ना थोड़ा झटका लगेगा इस तरफ। तो वो कहता है कि बंदूक तो चलें, जो गोली चली है वो 300 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इधर को चलेगी है, तो आप बताएं जो बंदूक को पीछे की तरफ झटका लगा था उसकी स्पीड कितनी थी। तो ये हमने ना कि मालूम करनी है। तो हम देखते हैं, सबसे पहले वो कहता है कि गोली का जो मास है ना वो 5 ग्राम है, तो हम लिख लेते हैं जी गोली का मास। तो वो अगर हम देखें इसको चलें हम ना कि M1 कह देते हैं, चूँकि बंदूक का भी मास है तो उसे फिर M2 कह देंगे। M1 है जी 5 ग्राम के। तो चूँकि जो हमारे पास मास होता है उसका ऐसा ही यूनिट जो है वो हमारे पास किलोग्राम होता है, तो इसको फिर हमें ना कि किलो में ना कि कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये जो 5 है इसको तकसीम फिर कर देते हैं 1000 पे, क्योंकि एक जो हमारे पास किलोग्राम होता है उसमें 1000 ग्राम होते हैं। तो M1 फिर हमारे पास बन जाएगा जी, अब 5 को तकसीम कर देते हैं 1000 पे, 5 तकसीम 1000, तो हमारे पास आ जाएगा जी 0.005। तो ये हमने ना लिख देना है 0.005 किलोग्राम, ये किलोग्राम हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट है जी दूसरे नंबर पर कि गोली की जो वेलोसिटी है, चलिए हमने इधर लिख देते हैं जी गोली की वेलोसिटी। जो गोली की वेलोसिटी है इसको हम ना अब इसको हमने M1 लिखा है तो गोली की वेलोसिटी को V1 लिख लेते हैं, वो है जी 300 मीटर पर सेकंड, ये हमने लिख ली। उसके बाद बंदूक का मास, वो हमने यहाँ पे लिख देते हैं जी बंदूक का मास। तो वो अगर हम देखें तो बंदूक का मास जो है M2 वो है जी 10 किलोग्राम, वो हमने यहाँ पे लिख लिया 10 किलोग्राम। अब बंदूक की पीछे की तरफ स्पीड हमने मालूम करनी है, तो हम फिर लिख देते हैं कि बंदूक की वेलोसिटी, ये हमने ना इधर ऐसे लिख लेना है
बंदूक की वेलोसिटी यानी कि v2 ये हमने ना मालूम करनी है इस तरीके से। अब हमारे पास ना कि मैंने शुरू में आप लोगों को जो फार्मूले सिखाए थे उसमें मैंने एक फार्मूला बताया था कि मोमेंटम का कंजर्वेशन का कानून। मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक हमारे पास है जी फायरिंग से पहले का मोमेंटम और फायरिंग के बाद का मोमेंटम, वो दोनों ना के हमारे पास बराबर होते हैं। तो हम फिर लिख लेते हैं जी, यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी फायरिंग से पहले का मोमेंटम वो हमारे पास बराबर है जी फायरिंग के बाद का मोमेंटम। फायरिंग के बाद का मोमेंटम ये आप लोगों ने ना इधर लिख देना है, ये मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक है। अब हम देखते हैं कि चूँकि उसने ना कि ये बंदूक चलाए थे, जैसे मैंने आप लोगों को ना शुरू में समझाया है। अब बंदूक फॉर एग्जाम्पल उसने ना कि उसका जो ट्रिगर है वो अभी दबाया नहीं है, तो उससे पहले क्या होगा, बंदूक भी साकन हालत में है और उसके अंदर जो गोली है वो भी साकन हालत में है। यानी अगर ये दोनों चीज़ें ही साकन हालत में हैं तो जो फिर हमारे पास जैसे फॉर एग्जाम्पल M1V1, ये मैं आप लोगों को फार्मूला लिख के थोड़ा समझा देता हूँ। हमारे पास जो इसका जो मोमेंटम कंजर्वेशन का फार्मूला होता है वो होता है M1V1 प्लस M2V2 बराबर होता है जी M1V1 डैश प्लस M2V2 डैश। अब अगर हम कहें कि उसने ना कि गोली चलाने से पहले उसकी वेलोसिटी ना कि ज़ीरो है, अगर ये भी ज़ीरो है और ये भी ज़ीरो है तो हम क्या करेंगे कि ज़ीरो को जब M1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी ज़ीरो हो जाएगा, इस ज़ीरो को जब M2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा, यानी कि ये टोटल जो इसका मोमेंटम हो जाएगा वो ज़ीरो हो जाएगा। अब ये हमारा बच जाएगा तो इसको हम इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम फिर कहते हैं कि चलिए इधर ना हम लिख भी लेते हैं, ये तो हमारे पास ना ज़ीरो हो गया, फायरिंग से पहले का जो मोमेंटम है वो ज़ीरो हो गया। इधर फिर हम लिख लेते हैं M1V1 प्लस M2V2। अब यहाँ पे ना हम कीमतें पुट करते हैं। M1 की अगर हम कीमत देखें तो वो हमारे पास ये है 0.005 और V1 से अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो वो है जी 300, वो हमने लिख लिया, प्लस M2 हमारे पास है जी 10 और V2 अगर हम देखें तो वो हमने मालूम करना है और बराबर है जी 0 के। अब 300 को हमने ना कि 0.005 से मल्टीप्लाई करना है, उसके लिए कैलकुलेटर हम ना कि मल्टीप्लाई कर देते हैं जी 0.005 ज़रब है जी हमारे पास 300, तो हम ना कि 300 से अपना मल्टीप्लाई कर देते हैं ज़रब 300, तो हमारे पास आंसर निकल आता है जी 1.5। तो जो हमारे पास आंसर निकला 1.5 वो हमने यहाँ पे लिख लिया, प्लस है जी 10 ज़रब v की 2 हमने मालूम करनी है और ये 0 के बराबर है। चूँकि हमने v की 2 मालूम करना है, ये जो 1.5 इधर इजाफी है तो उधर जाके हमारे पास ना कि ये माइनस में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा जी -1.5। ये आप लोग माइनस लगा देनी, -1.5। अब ये जो 10 है इधर ज़रब हो रहा है तो इधर जाके हमारे पास तकसीम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा जी v2 बराबर है जी -1.5 बटे में आ जाएगा जी 10। तो अगर इसको मज़ीद हम हल करें तो हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा जी v2 बराबर है जी, अब माइनस यानी 1.5 को 10 पे तकसीम कर देते हैं, तो ये लिख लेते हैं 1.5 तकसीम 10, तो आंसर आ गया जी 0.15। तो ये माइनस में आएगा, -0.15 मीटर पर सेकंड, क्योंकि वेलोसिटी जो होती है उसका जो हमारे पास यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वेलोसिटी जो है इसका ये जो जवाब है ये माइनस में क्यों आ गया। उसकी वजह ये है जो हमारे पास ये इसकी वेलोसिटी, गोली की वेलोसिटी वो आगे की तरफ है और बंदूक पीछे की तरफ जा रही है। अगर इसको हम प्लस लेंगे तो चूँकि हमने इसको प्लस ही लिया, ये 300 जो लिया था ये हमने प्लस ही लिया था, तो फिर हमें इसको ना कि माइनस लेना पड़ेगा। ये इसी वजह से इसका जो आंसर है वो माइनस में ही निकला है। यूनिट नंबर 3 का अगर हम 5वां न्यूमेरिकल देखें तो वो कहता है कि एक खला नोट का मास 75 किलोग्राम है, यानी कि खला नोट जो खला में ना के जाते हैं बंदे, उनका ना एक का वो कहता है कि मास है जी 75 किलोग्राम। वो 300 ग्राम का एक रेंच, यानी कि उसके पास एक रेंच है जिसका मास 300 ग्राम है, वो 3.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंकता है, यानी कि उसने वो जो रेंच है ना वो इतनी स्पीड से ना फेंक दिया है।
आप लोग मालूम करें खला नोर्द की स्पीड जिससे वो पीछे की तरफ हरकत करता है। अब देखिए वो हमारे पास ना कि ऊपर है, खला में है, अगर उसने कोई चीज़ फेंकनी है, अगर वो कोई चीज़ आगे की तरफ फेंकेगा तो खुद वो ना कि पीछे की तरफ जाएगा। तो वो कहता है जैसे हमने ना कि पिछले न्यूमेरिकल में गोली और बंदूक का देखा था, गोली आगे की तरफ गई थी और जो बंदूक है वो पीछे की तरफ। बिल्कुल इसी तरह से रेंच आगे की तरफ जाएगा और खला नोर्द जो है वो पीछे की तरफ जाएगा। हमने वो स्पीड मालूम करनी है जिससे ना खला नोर्द पीछे की तरफ जाता है। तो ये वही मोमेंटम कंजर्वेशन का कानून लगाएंगे और खला नोर्द की जो स्पीड पीछे की तरफ है वो हम मालूम कर लेंगे। दूसरे नंबर पर वो कहता है कि खला नोर्द का 30 मिनट में तय करदा फासला, यानी कि उसने 30 मिनट में कितना फासला तय किया है ये भी हमने मालूम करना है। चलिए हम ना एक साइड से पहले तो वो चीज़ें लिखते हैं जो उसने हमें बताई हैं, फिर आगे हम इन्हें सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले उसने बताया जी खला नोर्द का मास, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी खला नोर्द का मास। तो हम चलें इसको ले लेते हैं जी M1, चूँकि हमने रेंच का मास भी लेना है, ये जो हमें दिया हो। तो M1 जो है वो हमारे पास है जी 75 किलोग्राम, यानी उस बंदे का जो मास है वो 75 किलोग्राम है। आगे आगे वो क्या कहता है, वो कहता है कि रेंच का मास, चलें इधर फिर हम लिख लेते हैं जी जो रेंच है उसके पास उसका मास कितना है। तो वो अगर हम देखें तो वो M2 फिर आएगा और M2 है जी 300 ग्राम। चूँकि जो हमारे पास मास होता है उसका SI यूनिट जो है वो किलोग्राम होता है, तो ग्राम को फिर हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें 300 को 1000 पे तकसीम करना पड़ेगा। जब 300 को 1000 पे हम तकसीम करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, हमारे पास आंसर आता है 300 तकसीम 1000, तो हम अब आंसर आए 0.3, यानी कि किलोग्राम में जो उसका मास है रेंच का वो निकलता है जी 0.3 किलोग्राम। आगे देखें तो वो कहते हैं रेंच की जो है ना कि वेलोसिटी है या स्पीड है वो हमारे पास कितनी है। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि रेंच की स्पीड, इसको है ना हम चूँकि खला नोर्द को हमने M1 से ज़ाहिर किया है तो इसकी जो स्पीड होगी उसको हम V1 से ज़ाहिर करेंगे। रेंच को हमने M2 से ज़ाहिर किया तो इसकी जो स्पीड होगी उसको फिर हम ना कि V2 से ज़ाहिर करेंगे। तो V2 हमारे पास 3.5 मीटर पर सेकंड, ये हमने लिख ली। अब नेक्स्ट वो कहता है कि खला नोर्द की स्पीड मालूम करें, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी खला नोर्द की स्पीड जो हमने ना मालूम करनी है, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं जी, वो हमारे पास होगी फिर V1, ये V1 हमने मालूम करनी है। उसके बाद वो कहता है खला नोर्द का 30 मिनट में तय करदा फासला, तो हम ना कि वक़्त फिर लिख दें क्योंकि उसने खुद ही दिया वक़्त 30 मिनट। चूँकि जो वक़्त होता है T जिसे हम कहते हैं उसका जो SI यूनिट होता है वो सेकंड होता है, तो इसको भी हमें फिर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 30 को हम ज़रब दे देते हैं जी 60 से, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 30 को 60 से ज़रब देते हैं तो हमारे यहाँ पे आंसर निकलेगा 30 ज़रब 60, तो ये आंसर निकला है जी 1800, यानी कि T जो है वो हमारे पास आ गया जी 1800 सेकंड, एस में जी आ गया। अब वो कहता है कि उसका तय करदा फासला आप लोगों ने मालूम करना है, तो यहाँ पे फिर हम लिख लेते हैं तय करदा फासला, या फिर आप लोग इस तरह भी लिख सकते हैं खला नोर्द का तय करदा फासला, वो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। फासले को हम S से ज़ाहिर करते हैं तो ये भी हमने मालूम करना है। तो चलें सबसे पहले हम ना फिर V1 मालूम करते हैं, तो इसके लिए हमें मोमेंटम कंजर्वेशन का कानून लगाना पड़ेगा। मोमेंटम के कंजर्वेशन के कानून के मुताबिक रेंच का जो है ना, क्योंकि उसने रेंच फेंका था तो रेंच फेंकने से पहले मोमेंटम और रेंच फेंकने के जो बाद मोमेंटम है वो हमारे पास ना के बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं रेंच फेंकने से पहले मोमेंटम और वो बराबर होगा जी रेंच फेंकने के बाद मोमेंटम, यानी कि ये दोनों मोमेंटम वो कहते हैं बराबर हैं। अब चूंकि उसने ना कि रेंच फेंका है तो रेंच फेंकने से जो पहले है ना, जैसे बंदूक की गोली चलाने से पहले जो था वो ज़ीरो था,
उसकी चूँकि ना कि वेलोसिटी जो थी वो ज़ीरो थी। जैसे ये मोमेंटम का हमारे पास कानून है, क्योंकि वो रेंच फेंकने से पहले ना कि साकन हालत में है, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। ज़ीरो को जब हम m1 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी ज़ीरो। जब हम उसके v2 यानी कि अगर हम ये हमारे पास ना कि खला नॉर्थ की स्पीड है और ये हमारे पास रेंच की स्पीड दोनों ज़ीरो हैं, तो दोनों को जब हम मल्टीप्लाई m1 और m2 से करेंगे तो वो भी ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये टोटल हमारे पास ना कि ज़ीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो पहले है ना कि वो तो उसका ना कि ज़ीरो है। अब बाद में देखते हैं जी, तो हम देखते हैं कि m1 तो 75 है, इसको हमने मल्टीप्लाई करना। अच्छा यहाँ पे ना हम थोड़ा सा लिख दें m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर हो जाएगा हमारे पास ज़ीरो के। तो m1 हमारे पास 75 है और v1 अगर हम देखें तो वो हमने मालूम करना है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। m2 अगर देखें तो वो 0.3 था और उसकी जो वेलोसिटी है वो 3.5 है, तो वो हमने यहाँ पे लिख दी है। अब नेक्स्ट मज़ीद आगे अगर हमसे हम हल करें तो ये 75 को v1 से हमने मल्टीप्लाई किया, ये तो वैसे ही है। अब 0.3 को हमने मल्टीप्लाई कर देना है जी 3.5 से, तो वो यहाँ पे लिख देते हैं जी 0.3 ज़रब 3.5, आंसर आ गया जी 1.05। तो ये हमने ना लिख देना है जी 1.05। जो आंसर ये हमें आया है इसको हमने पे वैसे ही लिख देना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं फिर 1.05, तो वो बराबर है जी ज़ीरो के। अब चूँकि हमने v1 मालूम करने 1.05 हमारे पास इजाफी है, तो ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 75 मल्टीप्लाई v1 बराबर हो जाएगी -1.05। क्योंकि ये इधर जमा था, इधर आके हमारे पास माइनस हो गया। ये 75 इधर ना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके इसने डिवाइड हो जाना है। तो हम इसको डिवाइड कर देते हैं 75 को -1.05 यानी 1.05 को 75 पे डिवाइड कर देते हैं 1.05। अब हमने डिवाइड करना है, तो डिवाइड हमारे पास है जी 75। तो आंसर आ गया जी 0.014। तो ये हमने लिख देना है। इसका जो v1 हमारे पास निकला है वो -0.014 है। अगर आप लोग देखेंगे ना जो आप लोगों की बुक है वहाँ पे ना कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, तो चलें हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं। इस इशारे को यानी कि मूव यहाँ से करवा के हमने पहले नॉन ज़ीरो डिजिट के पास लेके जाना होता है। तो ये आ जाएगा जी v1 = माइनस, उसी तरीके से आ जाएगा। अब आएगा 1.4 ज़रब 10 की पावर हमारे पास हो जाएगा जी, क्योंकि ये इस बाईं तरफ से जा रहा है 2 पॉइंट गया है तो -2, और जो वेलोसिटी होती है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। तो इसको हमने इस तरीके से लिख देना है। आगे फिर अगर हम देखें तो वो कहता है कि आप लोगों ने ना कि खला नॉर्थ का तय करता फासला मालूम करना है। जो फासला होता है ना फासला, उसका हमारे पास फार्मूला S = VT। अब चूँकि ना अब देखेंगे ना आप लोग V हमारे पास दो हैं, एक ये V1 है और एक V2 है, लेकिन ये देखें ये रेंच की स्पीड है। लेकिन हमने क्या मालूम करना है खला नॉर्थ का फासला। इसका मतलब कि हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, ये वाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा जी V वो है जी 1.4 ज़रब 10 की पावर -2, और उसको हमने ज़रब देनी है जी 1800 से, क्योंकि T जो है वो 1800 है, ये इधर हमने लिखा हुआ था। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखें ना, इसका जो जवाब था वो माइनस में निकला था। उसकी वजह यही थी कि जो खला नॉर्थ था रेंच तो आगे की तरफ फेंकता है, आगे की तरफ अगर फेंकता है उसकी अगर हम स्पीड प्लस में लेते हैं तो वो खुद पीछे की तरफ जाएगा, फिर उससे हमें अपोजिट माइनस में लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम ना कि माइनस इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि उसने जो तय करदा फासला है ना वो माइनस में नहीं होता, वो हमारे पास जमा में होता है। तो ये तो जस्ट हमने इसलिए लिया है कि जो रेंच था वो आगे की तरफ गया है और बंदा पीछे की तरफ आया है। तो इसको जब हमने फासले के लिए इस्तेमाल करना है तो फिर ये वाली माइनस हमने इस्तेमाल नहीं करनी। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर पर ही। तो कैलकुलेटर पर हमने लिख लेते हैं जी 1.4 ज़रब है जी 10 की पावर 10 की। अब अगर हम पावर देखेंगे तो इसके लिए ना चले हम ना कि थोड़ा सा ना कि चेंज करते 1800 को ना हम पहले लिख लेते हैं। आगे ज़रब 1.4 है और वो भी ज़रब हो रहा है 10 की पावर के लिए ना ये वाला साइन हम लगाते होते हैं। -2 जो है वो आपने साथ ही लिख देना है। जैसे ही आप इक्वल दबाएंगे तो आप लोगों के पास इसका आंसर निकल आएगा जी 25.2।
ये जो है 25.2 ये आप लोगों ने वैसे ही लिख देना है। और ये 25.2 है ये इसका जो फासला है, और फासला हमारे पास मीटर में होता है। अगर आप बुक पर देखते हैं ना तो इसका जो जवाब है, इसकी जो V1 हमारे पास निकलती है वो है जी -1.5 ज़रब 10⁻², और जो S निकलता है वो 27 है। लेकिन हमारे पास ना कुछ थोड़ा सा चेंज निकलता है। उसकी वजह ये है कि हमें उसने ना जो सवाल है उसमें ना आके उसने दिया है उसका मास 75, लेकिन अगर हम 75 से इसे हल करते हैं तो जो हमने ये आंसर निकाले यही निकलेंगे। लेकिन अगर आप लोग देखें तो इस 75 को अगर हम ना कि 70 पुट करते हैं तो फिर ये वाले आंसर निकलेंगे। अब आप लोगों ने पेपर में देखना है, पेपर में अगर 75 दे दें तो फिर तो ये वाले आंसर सारे निकलेंगे। तो प्रोसेस यही चलेगा। अगर वो आप लोगों को दे देता है जी 70, अगर वो 70 यहाँ पे दे देता है तो फिर आप लोग जब 70 पुट करेंगे प्रोसेस सारा यही होगा। यानी अभी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग ना फॉर एग्जांपल यहाँ पे 75 है तो इसको डिवाइड जो हमने कि फिर 70 से करेंगे तो ये हमारे पास निकलेगा -0.015 निकल आएगा। तो यहाँ पे -1.5 ज़रब 10⁻²2 बन जाएगा। और उसी तरीके से इसको जब हम यहाँ पे पुट करेंगे और 1800 से ज़रब देंगे तो ये 27 मीटर आ जाएगा। अब आपने देखना है पेपर में जो दे 70 दे तो आप लोगों का आंसर बुक वाला निकल आएगा, लेकिन अगर वो 75 दे तो ये वाले आंसर आप लोगों के पास निकलेंगे। यूनिट नंबर 3 का अगर हम छठा न्यूमेरिकल देखें तो वो कहता है कि एक माल गाड़ी की 6.5 ज़रब 10⁻³ किलोग्राम मास की बोगी 0.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हरकत कर रही है। तो एक और 9.2 ज़रब 10⁻³ किलोग्राम मास की बोगी 1.2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हरकत करती हुई पीछे से आकर पहली बोगी से टकराती है। यानी कि जो रेल की पटरी होती है ना, वो कहता है कि उसके ऊपर एक जो बोगी है वो हरकत कर रही थी 0.8 की वेलोसिटी से, लेकिन दूसरी जो है वो 1.2 की वेलोसिटी से हरकत कर रही है। तो चूँकि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, ये आगे 0.8 की वेलोसिटी से जा रही थी, लेकिन ये 1.2 की जब वेलोसिटी से आएगी तो ये आकर इसके साथ ना टकरा जाएगी इस बोगी के साथ। अब वो कहता है कि वो आके टकरा जाती है और इसके साथ ही जुड़ जाती है। अब आपने क्या करना है कि जुड़ने के बाद दोनों बोगियों की मुश्तरका वेलोसिटी मालूम करनी है। तो चले हम ना कि इसको सॉल्व करते हैं। तो ये भी जो सवाल है हमारे पास मोमेंटम जो कंजर्वेशन का कानून है उसी से रेलेवेंट है। तो हम देखें जो माल गाड़ी की जो पहली, हम कहते हैं कि पहली जो बोगी है ना उसका जो मास है, हम इसे इस तरह कुछ लिख देते हैं, पहली बोगी का मास, उसे हम कह देते हैं m1। जो m1 हमारे पास है जी वो है 6.5 ज़रब 10⁻³ किलोग्राम है। इसे हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इसी की वेलोसिटी यानी पहली बोगी की वेलोसिटी वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। पहली बोगी की इब्तदाई वेलोसिटी हम लिखते हैं, इब्तदाई वेलोसिटी, तो वो हमारे पास है जी V1 है जी 0.8 मीटर पर सेकंड, ये हमने लिख ली। उसके बाद वो कहता है कि जो दूसरी जो बोगी है, यहाँ पे हम लिख देते हैं जी दूसरी बोगी का मास, तो वो हमारे पास है जी M2, और जो M2 है वो हमारे पास है 9.2 ज़रब 10⁻³ किलोग्राम, ये हमने लिख दिया। और उसकी जो वेलोसिटी है यहाँ पे लिख देते हैं दूसरी बोगी की वेलोसिटी, तो वो हमारे पास है जी V2, और V2 है जी 1.2 मीटर पर सेकंड, ये हमने ना इधर लिख दिया। अब उसके बाद है जी वो कहता है कि वो आपस में टकराती हैं और फिर क्या है कि वो आपस में जुड़ जाती हैं। जुड़ने के बाद उनकी ना मुश्तरका वेलोसिटी हमने मालूम करनी है। तो हम यहाँ पे फिर ना कि एक और लिखें, जब उन्होंने टकराना है टकराने के बाद उनकी लहदा वेलोसिटी क्या होगी। तो हम कहते हैं कि पहली जो बोगी है ना, पहली बोगी की आखिरी वेलोसिटी हम यह ऐसे लिख देते हैं, उसकी जो आखिरी वेलोसिटी है वो हम कह देते हैं जी V1 डैश, ये जो है ये हमने मालूम करनी है। और जो दूसरी बोगी है उसकी भी आखिरी वेलोसिटी वो हम ना यहाँ पे लिख देते हैं,
वो है जी V2 डैश, ये भी हमने मालूम करनी है। अब चूँकि वो दोनों आपस में जुड़ जाती हैं, जुड़ने के बाद उनकी हमने मुश्तरका वेलोसिटी मालूम करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम कहते हैं कि जो V1 डैश है ना उसको हम बराबर कर लेते हैं V2 डैश के, यानी कि इनको दोनों को हम ना कि V के बराबर पुट करेंगे। जहाँ पे V1 डैश है वहाँ पे भी V, और जहाँ पे V2 डैश है वहाँ पे भी V हमने पुट कर लेना है। अब मोमेंटम के जो कंजर्वेशन का कानून है ना उसके मुताबिक हमारे पास है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, जो हमारे पास हम लिखते हैं जी, जुड़ने से पहले मोमेंटम, ये इस तरह से लिख लेते हैं, मोमेंटम बराबर है जी जुड़ने के बाद मोमेंट। ये हमारे पास ना मोमेंटम का जो कानून है। तो जुड़ने से पहले ये वाली हमारे पास आ जाएगी, जुड़ने के बाद V1 डैश से आ जाएगा। तो ये फिर हम इस तरह से लिख देते हैं, यहाँ पे हमारे पास जुड़ने से पहले है तो हम लिखेंगे M1 V1 प्लस M2 V2, ये हमने लिख दिया। अब ये है जो हमारे पास जुड़ने के बाद है तो हम लिखेंगे M1 V1 डैश प्लस M2 V2 डैश, ये इस तरीके से हमने लिख दिया। अब चूँकि मैंने आप लोगों को बताया था कि V1 डैश और V2 डैश ये जहाँ पे भी आएंगे उसको हमने ना V से ज़ाहिर कर देना है। तो हम चलें इनको ना फिर लिख लेते हैं, और इनकी ना कीमतें भी हम ना के साथ चलिए कीमतें हम बाद में पुट करते हैं, पहले इनको ना हम लिख लें। M1 V1 जो डैश था उसको हमने V के बराबर पुट किया, और जो V2 डैश है इसको भी हमने V के बराबर पुट किया, और ये हमारे पास आ गया जी M1 V1 प्लस M2 और V2, ये इसी तरीके से हमने लिख ली। अब इन दोनों में देखेंगे तो V मुश्तरक है, अगर V मुश्तरक है तो यहाँ पे हम ना कि इसको मुश्तरक निकाल सकते हैं, तो हमने यहाँ से ना इसको मुश्तरक निकाल लिया। इधर लिख लें या इधर, वो आप लोगों की मर्ज़ी। चलें हमने एंड पे लिख लिया, और ये हमारे पास इस तरह से आगे M1 V1 प्लस M2 और V2। अब इनकी ना हम ना कीमतें पुट करते हैं, जो जो हमारे पास कीमतें हैं। M1 की अगर हम कीमत देखें तो वो हमारे पास है 6.5, यहाँ पे 6.5 ज़रब 10 की पावर है जी 3, जमा में हमारे पास है जी M2 9.2 ज़रब 10 की पावर है जी 3, ये इस तरीके से हमने लिख लिया। अब बराबर में आ जाएगा जी M1 अगर हम देखें तो वही 6.5 ज़रब 10 की पावर है जी 3। उसके बाद चूंकि उसने V1 से ज़रब होना है तो V1 है जी 0.8, उसके साथ हमारे पास ना ज़रब हो गया। यहाँ पे हमने जमा में लिख लेते हैं जी M2 वो है जी 9.2 ज़रब 10 की पावर है जी 3, इसको मल्टीप्लाई करना है जी 1.2 से। अब इन दोनों को हम जमा करते हैं, क्योंकि ये जमा हो रहे हैं, और साथ में इन दोनों को और इन दोनों को हमने ना मल्टीप्लाई करना है। इनको ना कि जमा या फिर ज़रब करने के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो कैलकुलेटर को ना कि इस्तेमाल करने से पहले चूँकि हमने ना ये पावर्स में हमने ना मल्टीप्लाई करना है, लेकिन आंसर जो हमने लेना है ना वो पावर में नहीं लेना है। तो उसके लिए ना कैलकुलेटर की आप लोग देख लें कि अगर आप लोगों की सेटिंग ठीक है या फिर अगर उसमें इशू है तो वो आप लोग निकाल लेंगे। उसके लिए आप लोग मोड इसको प्रेस करेंगे, फिर दोबारा प्रेस करेंगे और फिर दोबारा प्रेस करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने ना कि 3 इसको प्रेस कर देना है और यहाँ पे 2 को प्रेस कर देना है, तो इससे आप लोगों का जो जवाब है वो बिल्कुल ठीक आएगा। तो चलें अब हम ना के इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इनको हमने ना जमा करना है 6.5 ज़रब 10 की पावर 3, ये इसी तरीके से बिल्कुल ना आप लोगों ने कैलकुलेटर के ऊपर लिख देना है। तो हम लिखते हैं 6.5 ज़रब 10 की पावर है, तो ये पावर का ये साइन है ये आप लोगों ने डाल देना, पावर का साइन डालना, उसके बाद 3 है तो ये 3 आ जाएगी। उसके बाद देखें तो प्लस है तो आप लोगों कैलकुलेटर पर प्लस दबाना है। आगे 9.2 तो 9.2 लिखना है, मल्टीप्लाई है जी 10 की पावर 3, 10 लिखना है, ये पावर का साइन है तो पावर दबाना है, और ये 3 है तो आप लोगों ने 3 दबा देना है। जैसे ही आप लोग इक्वल दबाएंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा ये 15,700, यानी कि इन दोनों को आपने जमा किया तो आंसर आ गया जी 15,700। ये आप लोगों ने लिख लेना 15,700, यहाँ पे V मैं लिखना भूल गया तो ये साथ में V आ जाएगा क्योंकि ये इसके साथ ना मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आगे इन दोनों को और इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए अगेन कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो हम ना लिखते हैं जी 6.5 ज़रब 10 की है जी पावर, ये पावर वाला साइन दबाना है, और है जी 3 और इक्वल आप लोगों ने दबा देना, तो आंसर आ गया जी 6500। तो
तो आप लोग यहाँ पे लिख देंगे जी 6500। अब ये प्लस है तो उसी तरीके से प्लस में आ जाएगा। आगे हमने मल्टीप्लाई 9.2 ज़रब हमारे पास है जी 9.2 ज़रब 10 की पावर है। अच्छा, इसमें अगर हम देखें, चलिए मैंने देख लूँ कि मैंने 0.8 को मल्टीप्लाई किया था या नहीं। 6.5 ज़रब 10 की पावर है जी 3, उसके बाद फिर ज़रब है जी 0.8। तो ये अगर आप लोग देखें 5200, मतलब कि 5200 जवाब आता है। तो ये आप लोगों ने ना इतनी किसकी ना करेक्शन कर लेनी है, मैंने 0.8 को मल्टीप्लाई नहीं किया था। तो ये 5200 आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है, 5200। उसके बाद अब हम इनको लेते हैं 9.2 ज़रब 10 की पावर है जी 3 और ज़रब हो रहा है वो 1.2 से। अब आप लोग देखेंगे इसका आंसर कुछ इस तरह से आ रहा है 11,040। तो ये आप लोग लिखना है 11,040। ये इसी तरीके से आप लोगों ने इसका आंसर लिख देना है। अब नेक्स्ट आगे इसको फिर हम हल करते हैं मज़ीद। अब ये तो हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा 15 जो 700 और साथ में v है, ये तो उसी तरीके से आ गया। इन दोनों को अब हमने ना जमा कर लेना है। तो उसके लिए अगेन हम कैलकुलेटर लेते हैं, 5200 लिखेंगे, 5200 जमा 11,040 ये हम लिखेंगे। तो हम अब आंसर आ जाएगा 16,240। ये आप लोग लिख लें 16,240। अब चूँकि हमने v की कीमत निकालनी है केले की, तो ये हमारे पास इजाफी है, तो ये इधर जाके हमारे पास तकसीम हो जाएगा। तो ये आ जाएगा जी 16,240 तकसीम 15,700। अब इन दोनों को हमने ना तकसीम कर देना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 16,240 तकसीम 15,700। तो आप लोग लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा जी 1 वो आगे ना कि चलता जा रहा है। तो आप लोग 1.03 बस ना कि राउंड ऑफ करके 2 आप लोग ले लें, वो काफ़ी है। तो यहाँ पे लिख देते हैं जी v इज़ इक्वल टू 1.03। जो वेलोसिटी होती है इसका जो ऐसे यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। तो यहाँ पे आपने लिख लेना है v इज़ इक्वल टू 1.03 मीटर पर सेकंड। तीसरे यूनिट का अगर हम 7वां न्यूमेरिकल देखें तो इसमें वो कहता है कि एक 55 किलोग्राम मास का साइकिल सवार 5 किलोग्राम मास के बाईसाइकिल की सवारी करता है। यानी कि एक बंदा है उसका वज़न है जी 55 किलोग्राम और एक बाईसाइकिल यानी साइकिल जो है वो 5 किलोग्राम की है, वो उसके ऊपर ना के सवारी करता है। तो वो रेस्ट की हालत से चलता है और 8 सेकंड तक 90 न्यूटन की फोर्स लगाता है। अब वो अगले 8 सेकंड तक यकसा स्पीड से हरकत जारी रखता है। साइकिल सवार का कुल तय करदा फासला मालूम करें। अब देखें असल में वो ये कहता है कि एक जो साइकिल सवार है ना, उसने यहाँ से ना कि साइकिल यानी ज़ीरो से स्टार्ट की है चलाना और वो 8 सेकंड तक ना कि चलाकर किसी स्पीड तक ना पहुँच जाता है। अब वो स्पीड हमें नहीं बताई कि किस तक पहुँचता है, मसलन कि वो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। ये वाली जो स्पीड है यानी इसे अगर हम VI कहें तो VF यानी कि किसी स्पीड तक वो पहुँच जाता है और ये सारा काम वो करता है जी 8 सेकंड में। आगे वो कहता है कि वो अगले 8 सेकंड तक वो इसी यकसा स्पीड से ना के हरकत करता रहता है। यानी अगले 8 सेकंड तक जो ये VF थी उसी से ना के हरकत करता रहता है। आप लोगों ने ये मालूम करना है कि साइकिल सवार ने यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल कितना फासला तय किया है। अब देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ना कि वो थोड़ा फासला तय करेगा। उसकी वजह ये है उसने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, जाहिर बात है उसे फोर्स लगाएगा और जो साइकिल है उसको किसी स्पीड में आने में थोड़ा सा ना टाइम लगेगा। लेकिन जब वो किसी एक स्पीड में आ गया, अगर वो इसी स्पीड से आगे हरकत करता जाएगा तो इन 8 सेकंड में वो ज़्यादा फासला तय कर लेगा। चलिए हम ना कि फिर इसको सॉल्व करते हैं और ये जो टोटल फासला है यहाँ से लेके यहाँ तक वो हम ना कि मालूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखें हमें दिया क्या है। वो कहता है कि जो 55 किलोग्राम का मास का ना बंदा था। तो चलिए हम लिख लेते हैं कि साइकिलिस्ट का मास, साइकिलिस्ट मीन कि साइकिल चलाने वाला, हम लिख लेते हैं जी साइकिलिस्ट है जो साइकिल चला रहा है उसका जो मास है वो कितना है। तो इसे हम कहते हैं जी M1। M1 हमारे पास आ गया जी 55 किलोग्राम, यानी कि जो बंदा है वो 55 किलोग्राम का है और इसका जो मास का ऐसे यूनिट होता है वो किलोग्राम ही होता है। तो इसको हमने वैसे ही रहने देना है।
अब नेक्स्ट आगे वो कहता है कि जो साइकिल है, बाईसाइकिल जो वो चला रहा है, जो उसका जो मास है वो कितना है, तो वो अगर हम देखें तो वो हमारे पास है जी m2। तो m2 अगर हम देखें तो वो 5 किलोग्राम है। तो ये भी हमने लिख लिया। आगे वो कहता है कि रेस्ट की हालत से चलता है, यानी कि उसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी है ना वो हमारे पास ना, अगर हम यहाँ पे देखें इब्तदाई जो वेलोसिटी है vi जो है वो हमारे पास ना कि 0 है, क्योंकि उसने रेस्ट से स्टार्ट किया तो इब्तदाई वेलोसिटी उसकी 0 है। और 8 सेकंड तक 90 न्यूटन की फोर्स लगाता है। ये सेकंड टाइम जो है इसको हम बाद में ले जाते हैं, तो ये हम ना फोर्स लिख देते हैं, यानी कि फोर्स जो है वो हमारे पास वो लगा रहा है जी 90 न्यूटन की ना वो फोर्स लगा रहा है। अब वो कहता है कि 8 सेकंड उसका पहले मरले का वक़्त था, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का। हम यहाँ पे फिर लिख लेते हैं जी पहले जो उसका मरला है ना, पहले मरले का वक़्त, उसे चले हम क्या देते हैं कि t1 जो है वो भी 8 सेकंड है। और जो दूसरा मरला है, यानी कि जब उसने कुछ वेलोसिटी या स्पीड उसने पकड़ ली, उसके बाद उसी स्पीड से जो उसने ना कि हरकत की है, तो वो है जी दूसरे मरले में। तो दूसरे मरले का वक़्त भी हमारे पास है जी t2, वो भी 8 सेकंड है। तो हमने कुल तय करदा फासला मालूम करना है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जी कुल तय करदा जो फासला है वो हमने ना मालूम करना है। तो वो यहाँ पे हमने लिख दिया कुल तय करदा फासला। अब अगर हम देखें ना कि फ़ासला जो हमने मालूम करना है उसके ना कि 2-3 तरीके हैं जिनसे ना कि हम मालूम कर सकते हैं। एक तो हमारे पास जो फ़ासला मालूम करने का ना कि फ़ार्मूला होता है वो तो सिंपल है कि हम ना कि उसमें जो हमारे पास स्पीड दी हुई है, यानी कि अगर हम ये देखें एक तो फ़ासला मालूम करने का हमारे पास फार्मूला s = vt, यानी कि v को t से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ना कि फ़ासला आ जाएगा। लेकिन ये उसी वक्त आएगा जब हमें ये वाला जो v है ये मालूम हो। t तो चले हमें मालूम है, लेकिन जो v अगर हमें मालूम होगा तो फिर ही हम फ़ासला मालूम कर सकते हैं। लेकिन इस केस में हमें इनिशियल वेलोसिटी तो मालूम है लेकिन फ़ाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं है। यानी कि अगर हमने यहाँ से लेके यहाँ तक का फ़ासला मालूम करना है तो हमें vf तो फिर ये वाला जो है ये मालूम होना चाहिए, फिर उसी के हिसाब से ही हम ना कि ये मालूम कर सकते हैं। ये वाला जो है इसमें अब हमें ना कि दोनों चीज़ें चाहिए, यानी कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसकी vi कितनी थी और vf कितनी थी, फिर ही हम ना कि ये वाला फासला भी मालूम कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो vf है ना ये मालूम करना ना कि नहायत ज़रूरी है। अब vf मालूम करने के लिए हम फिर हरकत के मसावातों का सहारा लेते हैं कि कौन सी मसावात को हम लगाएं, यहाँ से ना कि हम vf निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये SS ये तो हमने पहले मालूम करने हैं, तो यहाँ से तो अब हम ना कि vf तो नहीं निकाल सकते। हम पहली मसावात यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे पास vf बराबर है vi जमा at। अब मैं देखूं, मैं फॉर एग्जांपल ना कि ये वाला vf मैंने ना कि मालूम करना है, तो मैं देखूं तो vi चलें वो तो 0 है, मैंने पुट कर दिया, जमा t 8 सेकंड है, यहाँ से लेके यहाँ तक 8 सेकंड वो पुट कर दिया। लेकिन मेरे पास a भी नहीं है, तो इसका मतलब a अगर होगा तो इस मसावात में जब मैं ये तीनों चीज़ें पुट करूँगा तो फिर ही मेरे पास vf निकलेगा। तो अब फिर हम क्या कहते हैं कि पहले a मालूम करते हैं। तो a मालूम करने के लिए ना कि हमारे पास जो फार्मूला है f = ma, इसको लगा देते हैं। अब हमारे पास m भी है और f भी है, तो यहाँ से हम a आसानी से मालूम कर सकते हैं। f अगर हम देखें वो तो 90 न्यूटन है, तो वो हमने 90 लगा दिया। अब m देखेंगे ना, अब जो बंदा साइकिल चला रहा है उसका मास तो 55 है, अब साइकिल का अपना मास है जी 5। तो अगर हमने ये अच्छे तरीके से इसका ये जो एक्सेलरेशन है उसे मालूम करना है, तो हमने बंदे का मास और साइकिल का मास दोनों को हमने काउंट करना है, क्योंकि जब साइकिल ने चलना है तो उसके ऊपर जो बैठा हुआ बंदा है उसने भी चलना है। 55 जमा हमें 5, यानी कि टोटल मास हमें देखना पड़ेगा, वो है जी 60। तो वो हमने यहाँ पे 60 लगा देना है और a के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अब चूँकि हमने a मालूम करना है, 60 हमारे पास इजाफी है, तो वो 90 के साथ इधर आके तकसीम हो जाएगा, तो हमारे पास a निकल आएगा जी। इसको तकसीम कर लेते हैं फिर 90 को 60 पे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 90 तकसीम 60, तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी
1.5। तो ये हम ना लिख लेते हैं, जो ए निकला है हमारे पास है जी वो है 1.5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका ए तो निकला है। अब इस ए को इस्तेमाल करते हुए ये वाला जो वी एफ है वो अब हम ना आसानी से मालूम कर सकते हैं। तो अब फिर हम ना के हरकत की दूसरी पहली मसवाल लगाते हैं, वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई जमा ए टी। तो यहाँ पे अब अगर हम ना कि कीमतें पुट करते हैं तो हमारे पास ना कि वो वी एफ निकल आएगा। तो चलिए हम ना कि कीमतें पुट कर देते हैं जी। वी आई 0 है, ए हमने मालूम कर ली 1.5 है, और क्योंकि हम ना वी एफ ये मालूम कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक का जो फासला 8 सेकंड ये हम लेंगे। तो हमारे पास आ गया जी वी एफ बराबर है 0। तो हम ना कि उसमें जमा करेंगे तो वो तो जवाब वही आएगा जो पहले होगा, इसका मतलब 0 तो ख़त्म हो गया। 1.5 को ज़रब दे देते हैं फिर हम 8 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 12, यानी कि 12 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आ गई जी इसकी वी एफ। अब हम ना कि दोनों फासलों पे चलते हैं। अब मैं देखूं तो मैंने जैसे आप लोगों को बताया था कि मेरे पास एक तो फार्मूला है एस इज़ इक्वल टू वी टी। ये मैं उस केस में तो लगा सकता हूँ जहाँ पे उसकी ना कि स्पीड जो थी या उसकी जो वेलोसिटी थी वो यकसां थी, लेकिन यहाँ से वो 0 से यानी कि अब हमने ना कि 12 निकाला है, वो 0 से 12 पे पहुँचा है। तो इसका मतलब है इस फासले को मालूम करने के लिए मुझे 0 और 12 दोनों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर इसका मतलब है कि हमने ऐसा कोई फार्मूला लेना है जिसमें वी एफ भी आए और वी आई भी आए, तो उसमें से ना कि हम अच्छे तरीके से ना कि ये निकाल सकते हैं। तो अगर हम देखें तो ये कौन सा फार्मूला हम ना लगा सकते हैं, तो ये इधर आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें क्योंकि हमने मालूम करना है जी ये वाला फासला, तो अब हरकत के मसब आते हैं ना, इसमें तो फासला है ही नहीं, इसमें फासला इन दोनों में। तो इन दोनों में से हम ना कि कोई भी लगा सकते हैं, तो हम ना कि चलें इसी को लगा लेते हैं। ये जो 2AS है इसमें VF का भी जिक्र है और VI का भी जिक्र है। हम ना कि फिर लिखते हैं जी 2AS इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2AS इज़ इक्वल टू VF स्क्वायर माइनस VI का स्क्वायर। ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे मैं कीमतें फिर पुट करता हूँ, 2 मेरे पास वैसे ही आ जाएगा। A जो है वो है जी 1.5, वो हमने लिख दिया, और जो S है इसको हम कह देते हैं S1, यानी कि हम ना ये यहाँ से यहाँ तक जो फासला मालूम कर रहे हैं उसको हम ना कि S1 से फिर ना ज़ाहिर कर देते हैं, और ये जो फासला होगा ये S2 होगा। उन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो कुल तय करदा फासला हमारे पास निकल आएगा, तो इसको हमने S1 कह देते हैं। VF वो हमारे पास है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस VI वो 0 था तो ये 0 का स्क्वायर है। इस तरीके से अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1.5 को 2 से हम ना ज़रब दे देते हैं, 1.5 ज़रब 2, तो हमारे पास आ जाता है जी 3। हम लिख देते हैं 3S1, 3 ज़रब S1। 12 को 12 से ज़रब दें, यानी कि 12 का स्क्वायर है, 12 ज़रब हमारे पास आ जाएगा जी 12, तो आंसर आ गया जी 144। तो ये हमने लिख देना है जी 144। अब चूँकि ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके इसने तकसीम हो जाना है, तो S1 आ जाएगा हमारे पास 144 तकसीम है जी 3 पे। अब इनको हम तकसीम कर देते हैं तो हमारे पास S1 यानी कि पहले जो 8 सेकंड का फासला है वो निकल आएगा। 144 को अब हम ना कि 3 पे तकसीम कर देते हैं, 144 तकसीम हमारे पास 3 है, तो आंसर आ गई 48। चूँकि जो फासला होता है उसका यूनिट होता है मीटर, तो ये हमने यूनिट के साथ इसे इस तरीके से लिख देना है। अब जो हमने S2 यानी कि जो दूसरे जहाँ पे उसने कि VF हमारे पास हो गया था, तो S2 जो अब हमने मालूम करना है तो फिर हम ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं VT वाला, ये वाला जो फार्मूला है। तो यहाँ पे अब हम ना कि लिख देते हैं V हमारे पास यानी कि जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 12, क्योंकि वो आगे यकसम वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दिया तो उसमें अब VI और VF की हमें ज़रूरत नहीं, अकेला V हमने जो 12 था उसे ले लिया, और ये भी 8 सेकंड के लिए वो मूव करता है, तो हम 8 से इसे ज़रब दे देंगे। 12 को अब 8 से हम ज़रब देते हैं कैलकुलेटर पे, 12 ज़रब 8, तो हमारा आंसर आ जाता है 96। इसका मतलब है कि जो दूसरे मरले में उसने फासला तय किया वो है जी 96 मीटर। अब हम ना कि उसका टोटल फासला मालूम कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कुल फासला उसका फिर कितना था। तो कुल फासला जो था ना वो था जी S1 जमा S2 के बराबर।
तो इसको हम S से ज़ाहिर करते हैं। S1 में 48 है और S2 में 96 है। अब इन दोनों को हम ना जमा कर लेते हैं, 48 और 96 को। तो कैलकुलेटर का अगेन इस्तेमाल कर लेते हैं, 48 जमा 96, 48 जमा 96, अब आंसर आ गया 144। इसका मतलब टोटल जो उसने फासला तय किया 16 सेकंड में वो 144 मीटर्स है। यूनिट नंबर 3 का अगर हम 8वां न्यूमेरिकल देखें उसमें वो कहता है कि 0.4 किलोग्राम मास का एक गेंद 1.8 मीटर की बुलंदी से फर्श पर गिराया जाता है। गेंद ऊपर की तरफ अमूदन 0.8 मीटर तक उछलता है। फर्श की बाल पर लगाई गई इम्पल्स की अद्दी कीमत और सिमत क्या होगी, ये आप लोगों ने मालूम करना है। तो इसका ना कि ये है, अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसने ना कि गेंद को ना कि इस तरीके से ने नीचे गिरा दिया है और वो गेंद जो है वो फर्श के ऊपर लगता है। ये ना कि फर्श है, फर्श के ऊपर ना कि आके लगता है और वो ना कि 1.8 मीटर की ना बुलंदी से नीचे गिराता है। अब ये लगने के बाद वो कहता है कि दोबारा ऊपर उठता है और ऊपर जो वो उठता है ना गेंद इस तरीके से, यानी कि इधर जो फोर्स जो उसने ना कि इधर इस साइड पे गिराया था और ये ऊपर की तरफ जाता है, तो ऊपर वो कहता है कि सिर्फ 0.8 मीटर तक ना कि वो ऊपर चला जाता है। अब आपने बताना है कि इस पर ना इम्पल्स कितना लगा है। तो चले हम ना कि देखते हैं कि इसको हल कैसे करते हैं। सबसे पहले हम ना कि गेंद का मास, जो जो चीज़ें उसने दी हैं वो हम ना लिख लेते हैं जी। गेंद का सबसे पहले मास लिखेंगे कि गेंद का मास उसने कितना दिया है, वो हमारे पास है जी 0.4 किलोग्राम, ये हमने लिख दिया। आगे फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं जिस बुलंदी से गेंद को ना छोड़ा जाता है, ये एक ना फिक्र लिख देते हैं कि वो वाली बुलंदी हम लेते हैं जिससे ना कि गेंद को छोड़ा गया। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जिस बुलंदी से गेंद को छोड़ा जाता है या छोड़ा गया है, जो भी आप लोग लिखना चाहें, छोड़ा गया है, तो उसको हम ना H1 लिख देते हैं। यानी कि ये जो हाइट है ना, यहाँ से उसने छोड़ा था नीचे की तरफ, वो 1.8 मीटर है, इसको ना हम H1 लिख देते हैं। आगे फिर है जी जिस बुलंदी तक ना कि गेंद वापस जाती है, यानी कि ये यहाँ तक गई 1.8 मीटर, अब यहाँ से उछल कर जो वापस जाती है वो 0.8 मीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जिस बुलंदी तक गेंद वापस जाती है या उछलती है, जो भी आपने यहाँ पे लिखना चाहें, ये हम ना लिख लेते हैं जी। वो है जी H2, वो है 0.8 मीटर, ये यहाँ तक हमने करना था। अब नेक्स्ट था, वो कहता है कि इम्पल्स की ना कि आप लोगों ने सिमत और कीमत दोनों मालूम कर लेनी है। इसका मतलब है कि हमने ना इम्पल्स को ना मालूम करना है, तो इम्पल्स हमने यहाँ पे मालूम कर लेना, ये आप लोगों ने इस तरीके से लिख लेना है। अब यहाँ तक तो हमने लिख लिया। अब हमने ना कि या इसकी ना कि 2 वेलोसिटीज़ मालूम करनी। एक वेलोसिटी जब ना कि उसे हमने नीचे फेंका है, इसको चले हम कह देते हैं कि जो नीचे जा रहा है ना उसको हम कहते हैं कि वी डाउन, यानी कि नीचे की तरफ वेलोसिटी, और जो ऊपर जा रहा है उसको वेलोसिटी चले हम कह देते हैं कि वी अप। अब हमने ना ये दोनों वेलोसिटीज़ ना मालूम कर लेनी है। तो चलें पहले हम ना कि वी डाउन यानी कि जो नीचे जा रहा है वो वाली वेलोसिटी मालूम करते हैं। तो ये मैंने शुरू में ना आप लोगों को एक वेलोसिटी का फार्मूला लिखवाया था 2gh। अब चूँकि हमने डाउन की तरफ हम मालूम कर रहे हैं, यानी जो नीचे जा रहे हैं, तो उसके लिए हम H1 लिखते हैं, तो यहाँ पे भी हमने H1 ही लिख देना है। अब इनकी कीमतें पुट कर देते हैं, तो हमारे पास 2 वैसे ही आ जाएगा, G जो है वो 10 के बराबर है और H 1.8 के बराबर, उन सब का हमने जज़र लेना है। अब मज़ीद आगे इसे हल करते हैं, तो हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं इन सब को मल्टीप्लाई करने के लिए। 2 ज़रब 8, 2 ज़रब हमारे पास है जी 10, ज़रब है जी 8, तो हमारे पास आंसर आ गई 160। तो यहाँ पे हमने ना लिख देना है जी 160। सॉरी, ये हमने ना कि 2 ज़रब 10 ज़रब हमने कहना 1.8 है, अकेला 8 नहीं था 1.8, तो वो हमारे पास आ गया 36। ये हमने लिख दिया जी 36। और ये 36 का जो जज़र होता है ये आप लोग कैलकुलेटर पे भी मालूम कर सकते हैं
और वैसे भी आप लोगों को इतना तो ये ज़बानी भी पता होना चाहिए, ये 6 के बराबर होता है। अब जो वेलोसिटी होती है उसका जो फार्मूला वो हमारे पास यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। तो ये वी हमारे पास निकल आया, यानी कि वी डाउन। अब हम ना कि वी अप यानी कि यहाँ से जो ऊपर जा रहा है इसको ना कि निकाल लेते हैं। तो ये इसको हम लिखते हैं वी यू, वो हमारे पास आ जाएगा वही फार्मूला 2g। अब ऊपर जब गया था उसको हमने h2 से ना ज़ाहिर किया, तो यहाँ पे हम 2g(h2) लिख देते हैं। तो 2 ज़रा हमारे पास 10 आ जाएगा, h2 हमारे पास है जी 0.8। इन सब को ना कि हम मल्टीप्लाई अब कर लेते हैं कि 2 ज़रब 10, उसके बाद है जी ज़रब 0.8, तो हमारे पास आ गया जी 16। तो ये हमने लिख देना कि 16 का जज़र, जो 16 का जज़र होता है वो हमारे पास होता है जी 4। इसका मतलब वी जो अप है वो आ गया 4 और ये आ गया मीटर पर सेकंड में। तो ये हमने वी डाउन भी लिख ली और वी अप भी लिख ली। अब यहाँ पे ना एक चीज़ आप लोग देखें कि जब वो ना डाउन जा रहा था तो उसकी सिमत नीचे की तरफ थी, जब वो अप जा रहा है तो उसकी सिमत हमारे पास ना कि ऊपर की तरफ है, यानी कि इनकी ना कि सिमत चेंज होगी। अगर इसको हम ना कि फिर जमा ले रहे हैं तो इसको फिर हमें ना कि माइनस में लेना पड़ेगा। तो हम फिर इसे लिख देते हैं कि ये जो हमारे पास नीचे की तरफ वेलोसिटी इसकी है ये ना कि माइनस में है, -4, क्योंकि उसकी सिमत चेंज होगी है। जब सिमत चेंज होगी है तो हमने उसको ना कि माइनस में लेना है। अब यहाँ पे ना हमारे पास जो इम्पल्स है उसका फार्मूला जो होता है वो है जी इम्पल्स इज इक्वल टू m डेल्टा v। अब ये जो डेल्टा v है ये हमारे पास होता है v डाउन, यानी कि जिस वेलोसिटी वो नीचे जा रही है माइनस में है जी v अप, ये डेल्टा v इसके बराबर होता है। अब इनकी कीमतें पुट कर देते हैं। m उसने दिया हुआ 0.4 तो वो हमने लिख देना 0.4। v जो डाउन है वो अगर हम देखें तो हमारे पास है जी 6, ये आप लोगों ने 6 लिख देना है माइनस, और ये वी अप जो है ये हमारे पास है जी -4 के, तो इसको भी आप लोगों ने इस तरह से ब्रैकेट में लिख देना है। अब इसे मज़ीद हल करें, 0.4 वैसे ही आ गया। अब नेक्स्ट करेंगे 6 माइनस माइनस हमारे पास ना जमा होगी, तो ये जमा का 4 आ गया, यहाँ पे आ गया 0.4 और ये 6 और 4 हमारे पास हो गया 10। अब इन दोनों को ना हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 0.4 ज़रब 10। यहाँ पे हम लिख देते हैं 0.4 ज़रब है जी 10, तो हमारे पास आ गया जी 4, यानी कि इसका जो इम्पल्स निकला है वो है 4। और जो इम्पल्स का हमारे पास यूनिट होता है वो होता है न्यूटन सेकंड। ये आप लोगों ने इस तरह से लिख देना है। यूनिट नंबर 3 का अगर हम नॉन न्यूमेरिकल देखें तो इसमें वो कहता है कि 0.2 किलोग्राम और 0.4 किलोग्राम के 2 बॉल बिल तरतीब 20 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं। टकराव के बाद 0.2 किलोग्राम बॉल की वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है और 0.4 किलोग्राम बॉल की वेलोसिटी है वो आप लोगों ने मालूम करनी है। टकराव के बाद वाली जो वेलोसिटी है वो हमने मालूम करनी है। इसको पहले आप लोग समझिए। हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ना कि ये एक बॉल है, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ये 0.2 किलोग्राम वाला बॉल है, ये इधर को मूव कर रहा है, और एक और बॉल है इसको हम कह देते हैं 0.4 किलोग्राम का बॉल है, ये इधर को मूव कर रहा है। इस तरीके से ये जो मूव कर रहा था जो 0.2 वाला है तो ये हमारे पास में 20 मीटर पर सेकंड की ना वेलोसिटी से मूव कर रहा था, और ये दूसरा जो है वो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब यहाँ पे ना एक चीज़ तो आप लोग ये समझें कि इनकी जो ना कि वेलोसिटी एक की इस सिमत में और एक की इस सिमत में, अगर हम पहले की वेलोसिटी प्लस में लेते हैं तो दूसरे की जो वेलोसिटी है ना वो हमें ना कि फिर माइनस में लेनी पड़ेगी। अब होता क्या है कि ये दोनों यहाँ पे आके ना कि टकरा जाते हैं, आपस में दोनों टकरा जाते हैं। अब टकराने के बाद वो कहता है कि ये जो पहला बॉल है ना वो 6 मीटर पर सेकंड की ना वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देता है। तो आप लोगों ने दूसरे बॉल की ना कि जो वेलोसिटी है वो मालूम करनी है। तो चलें हम ना कि इसको फिर सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें जो पहला बॉल है ना या पहली गेंद है जो भी है, हम ना चलें पहला बॉल लिख लेते हैं। पहले बॉल का लिखना, पहले बॉल का मास तो वो हमारे पास है जी m1। तो m1 है जी 0.2 किलोग्राम। इसे ये ऑलरेडी किलोग्राम में तो इसे हमें तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है,
उसके बाद है जी दूसरे बाल का मास। तो ये देखें तो ये हमारे पास है जी M2। M2 अगर देखें तो वो है जी 0.4 किलोग्राम। यहाँ पे आगे लिखें पहले बाल की इब्तदाई वेलोसिटी, ये लिख लेते हैं हम उसकी ना जो इब्तदाई वेलोसिटी है। तो वो क्योंकि ये पहले बाल को हम 1 से ज़ाहिर कर रहे हैं तो इसको हमने V1 से फिर ज़ाहिर कर देते हैं। वो है जी 20 मीटर पर सेकंड। आगे है जी दूसरे बाल की वेलोसिटी, दूसरे बाल की वेलोसिटी। तो इसको अगर हम देखें तो वो हमारे पास है जी V2। तो V2 है जी 5 मीटर पर सेकंड। अब चूंकि मैंने आप लोगों को बताया है कि ये अगर इसको हम प्लस ले रहे हैं तो इसको फिर हमें ना कि माइनस लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब है कि -5 मीटर पर सेकंड है ये। अब नेक्स्ट वो टकराते हैं। टकराने के बाद जो पहला बाल यानी 0.2 किलोग्राम वाला जो बाल है उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो हम लिख देते हैं कि पहले बाल की आखिरी वेलोसिटी, ये हम लिख देते हैं। उसे हम ना कि V1 डैश से ज़ाहिर कर देते हैं। V1 डैश वो है जी 6 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट है जी दूसरे बाल की ना आखिरी वेलोसिटी, ये हम लिख देते हैं दूसरे बाल की आखिरी वेलोसिटी। वो अगर हम देखें तो V2 डैश हमने ना मालूम करना है, ये हमने ना मालूम करना है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं। अब मोमेंटम का जो कानून है, मोमेंटम कंजर्वेशन का जो कानून है उसके मुताबिक हमारे पास है जी टकराव से पहले की जो वेलोसिटी है, टकराव के बाद की जो वेलोसिटी है वो सेम, टकराव से पहले का मोमेंटम और टकराव के बाद का मोमेंटम वो बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी टकराव से पहले का मोमेंटम बराबर है जी टकराव के बाद का मोमेंटम। ये हम ना इस तरीके से लिख देते हैं। अब टकराव से पहले यानी कि M1 V1 और M2 V2 इन दोनों को हमने जमा करना है। और टकराव के बाद M1 तो हमारे पास V1 डैश प्लस M2 और V2 डैश, ये हमारे पास आ गया जी। अब इनकी कीमतें पुट कर लेते हैं। तो हम देखें M1 जो है वो 0.2 के बराबर है। तो हम 0.2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे V1 डैश से यानी 6 से। उसके बाद प्लस है जी M2 वो है जी 0.4, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे V2 डैश से। आगे चलते हैं तो M1 वही 0.2 है। इसकी जो इब्तदाई वेलोसिटी है वो है हमारे पास 20, तो हमने इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। और उसके बाद हमारे पास है जी M2 0.4 है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है जी -5 से। तो ये आप लोग इस तरीके से इसको -5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 0.2 को पहले ना 6 से हम ना मल्टीप्लाई करते हैं। ये कैलकुलेटर ले लेते हैं। 0.2 है ज़रब हो रहा है जी 6 से, तो हमारे पास आंसर आ गए 1.2। यहाँ पे हमने लिख लेना है जी 1.2 जमा ये 0.4 V2 जो डैश है ये वैसे ही आ जाएगा। अब ये 0.2 को हमने 20 से ज़रब देना है। 0.2 ज़रब है जी 20, तो ये हमारे पास आ जाता है जी 4। तो ये आ गया 4। अब इन दोनों को ज़रब दे दें जी। 0.4 हमारे पास ज़रब है जी 5, तो ये आंसर आ गया जी 2। ये आ जाएगा -2 में, क्योंकि प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है। तो ये इस तरीके से आप लोगों ने लिख लेना है। आगे मज़ीद इसे हल करें। 1.2 तो हमारे पास वैसे ही आ गया, प्लस 0.4 V2 डैश बराबर है जी 4 में से 2 निकालें तो हमारे पास ना 2 आ गया। अब आगे इसे जब हम मज़ीद हल करते हैं जी 1.2 उधर जाके माइनस हो जाएगा जी, इधर जमा के उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ये बच जाएगा 0.4 ज़रा V2 डैश बराबर है जी 2 - 1.2। अब 2 में से 1.2 को हमने माइनस कर देना है, तो इसके लिए 2 - 1.2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया 0.8। ये आप लोगों ने लिख देना है जी 0.4 ज़रब V2 डैश बराबर है जी 0.8। ये 0.4 जो है इधर जाके ना कि अब तकसीम हो जाएगा, क्योंकि ये इधर ज़रब हो रहा है, तो आ जाएगा जी 0.8 बटे में है जी 0.4।
अब इन दोनों को ना तकसीम कर लेते हैं। 0.8 तकसीम है जी 0.4, आंसर आ गया जी 2, यानी कि 2 मीटर पर सेकंड जो है ना, क्योंकि इसका वो यूनिट मीटर पर सेकंड होते हैं तो हम लिख देंगे 2 मीटर पर सेकंड। ये इसकी ना वेलोसिटी आ गई है। यूनिट नंबर 3 की अगर हम मिसाल देखें 3.1, उसमें वो कहता है कि एक 10 किलोग्राम ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ एक बे फ्रिक्शन उसकी सतह पर हरकत कर रहा है, तो ब्लॉक पर अमल करने वाली फोर्स मालूम करें। यहाँ पे आप लोग देखें तो उसने ना कि ब्लॉक का मास दिया है, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये ब्लॉक का मास ये हमें ना दिया है, वो है जी 10 किलोग्राम, ये हमने लिख देना है। उसके बाद उसने कहा है कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी हमें ना उसने दिया है, तो वो हमने ऐसे लिख लेना है। एक्सेलरेशन यानी कि ए दिया है वो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप लोग देखें दोनों ही ऐसे यूनिट में, तो इनको चेंज करने की भी ज़रूरत नहीं है। आगे वो कहता है कि आप लोगों ने उस पर अमल करने वाली फोर्स मालूम करनी है। फोर्स यानी कि एफ आप लोगों ने मालूम करना है। इस मास को हमने m से ज़ाहिर कर देना है। अब इस फोर्स को मालूम करने के लिए हमें न्यूटन के जो सेकंड लॉ है उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो F बराबर होता है हमारे पास ma। अब इनकी हम कीमतें पुट कर देते हैं। m की कीमत हमारे पास 10 है और जो a है इसकी कीमत हमारे पास ना 2 है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा F बराबर है जी 10 2 20, और फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। यूनिट नंबर 3 की अगर मिसाल हम 3.2 देखें तो वो कहता है कि एक 3000 किलोग्राम मास के ट्रक को चलाने के लिए 7500 न्यूटन की फोर्स लगाई जाती है। ट्रक में पैदा होने वाला एक्सेलरेशन मालूम करें। ट्रक की स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाकर 72 किलोमीटर पर आवर तक ले जाने में कितना वक्त लगेगा। तो सबसे पहले हम देखें तो ट्रक का मास दिया है, तो हम इसे लिख लेते हैं। जो ट्रक का मास है वो हमारे पास है जी m 3000 किलोग्राम है, तो ये हमने लिख लिया ट्रक का मास। अब आगे है जी फोर्स, जिसको हमने F से ज़ाहिर करना है, वो हमारे पास है जी 7500 न्यूटन, ये हमने लिख ली 7500 न्यूटन। अब आगे वो कहता है कि ट्रक में जो एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है ना, इसको आप लोगों ने मालूम करना है। एक तो चीज़ हमारे पास ये होगी एक्सेलरेशन यानी कि ए हमने मालूम करना है। उसके बाद वो कहता है कि ट्रक की स्पीड है ना जो 36 किलोमीटर पर आवर से बढ़ाकर 72 किलोमीटर पर आवर तक जाने में कितना वक्त लगेगा, यानी कि उसकी जो इब्तदाई जो वेलोसिटी है वो हमारे पास ये है, आखिरी ये है, और टाइम हमने ना वो भी मालूम करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फिर जो इब्तदाई हमारे पास ना कि वेलोसिटी है वो है जी vi, वो बराबर है जी 36 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे आप लोग देखें ना तो ये हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है, लेकिन चूँकि वेलोसिटी हमें मीटर पर सेकंड में चाहिए तो उसके लिए हमें इसको ना कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 36 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000/3600 से, तो ये हमें ना इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 36 को 1000 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास 36,000 ही आता है, और बटे में हमारे पास है ना 3600 आ गया। अब इन दोनों को हम तकसीम कर देते हैं कैलकुलेटर से। 36,000 तकसीम 3600, 36,000 तकसीम 3600, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 10, यानी कि इसकी 10 मीटर पर सेकंड जो है ना इब्तदाई वेलोसिटी बनती है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इब्तदाई वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। अब इसी को हम ना कि आखिरी वेलोसिटी फिर मालूम कर लेते हैं। तो आखिरी वेलोसिटी ये दी हुई है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आखिरी वेलोसिटी वो अगर हम देखें तो vf के बराबर है, वो हमारे पास आ जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी अगर हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 से और तकसीम 3600 से। 72 को अगर हम इससे ज़रब देते हैं तो ये आ जाएगा 72,000 और बटे में 3600 है। अब इन दोनों को ना हम तकसीम कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है 72,000 तकसीम 3600, तो 72,000 तकसीम 3600, आंसर आ गया जी 20, यानी कि जो इसकी आखिरी वेलोसिटी आई वो 20 मीटर पर सेकंड है। और हमने मालूम क्या करना है वक़्त,
यानी कि टाइम वो भी हमने ना मालूम करना है, वो इधर हमने लिख दिया, ये हमने मालूम करना है। अब सबसे पहले हम ना कि एक्सेलरेशन को मालूम करते हैं। तो ये यहाँ पे हम ना कि फिर न्यूटन का दूसरा कानून है वो वाला फार्मूला लगा देते हैं, F = ma, और इसकी ना कीमतें पुट कर देते हैं। F = ma अगर हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं तो F दिया हुआ है 7500, ये हमने लिख दिया। उसके बाद मतलब M जो है वो भी दिया हुआ है 3000, और A हमने यहाँ से मालूम करना है। अब ये जो हमारे पास 3000 है ये इधर ना मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हमारे पास तकसीम हो जाएगा। तो हम फिर इसको ना कुछ इस तरीके से लिख देंगे, 7500 तकसीम में हमारे पास आ जाएगा 3000, ये हमने लिख देना, ये A के बराबर है। अब 7500 को हमने तकसीम कर देना है 3000 पे, वो हमारे पास आ जाएगा 7500 तकसीम है जी 3000। आंसर आ गया जी 2.5, यानी कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो आ गया जी 2.5। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं A आ गया जी 2.5, और जो एक्सेलरेशन होता है वो मीटर/सेकंड² के बराबर होता है। अब एक्सेलरेशन मालूम करने के बाद हमने देखना है कि हमने टाइम मालूम करना है। तो टाइम मालूम करने के लिए ना हम हरकत की जो मसवातें हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ना कि जो आखिरी दो मसवातें यहाँ पे ना कि एस यानी कि फासला इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे देखेंगे तो कहीं भी ना फासला हमें दिया है ना हमसे पूछा है, तो इसलिए ना कि फासला वाला तो हम ना कि ये दोनों ही मसवातें तो हम नहीं लगा सकते। तो ये मसवात नंबर 1 है ना, इसको इस्तेमाल करके हम ना, क्योंकि हमें VF दिया हुआ है, ये इधर ये VF दिया हुआ है, VI दिया हुआ, A अभी हमने मालूम किया है, और T हम आसानी से इधर से मालूम कर सकते हैं। तो चलें हम ना कि ये वाला फार्मूला फिर लगा लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा जी VF = VI = AT। अब ना इनकी कीमतें पुट करते हैं। VF देखें तो वो हमारे पास है जी 20, तो ये हमने 20 लगा देना है, और VI देखें तो वो हमारे पास 10 है, तो ये हमने 10 लगा देना है, और उसके बाद A देखें तो 2.5 है, यहाँ पे हमने 2.5 लगा देना है, और ज़रब हो रहा है जी T से। अब ये जो जमा का 10 है इधर आके हमारे पास ना माइनस का 10 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ से T मालूम करना है। ये हो जाएगा 20 - 10 बराबर है जी 2.5 ज़रब T के। अब 20 में से 10 निकाले तो हमारे पास 10 आ जाता है। अब ये आ जाते 2.5 ज़रब T के। अब 2.5 जो है इधर ज़रब हो रहा है, इधर आके ना ये तकसीम हो जाएगा, 2.5 बराबर हो जाएगा जी T के। इसको ना अब हम ना तकसीम कर लेते हैं, 10 तकसीम 2.5, यहाँ पे लिख देते हैं 10 तकसीम 2.5, ये आ गया जी 4, यानी कि 4 इसका हमारे पास ना आंसर आ गया। तो यहाँ पे हम ना फिर लिख लेते हैं T = 4, और जो टाइम होता है वो हमारे पास ना सेकंड में होता है। यूनिट नंबर 3 की अगर हम मिसाल 3.3 देखें, वो कहता है कि एक 15 ग्राम मास की गोली बंदूक से चलाई गई है, और गोली की वेलोसिटी वो कहता है 150 मीटर/सेकंड हो, तो उसका मोमेंटम आप लोगों ने मालूम करना है। तो हम सबसे पहले देखें कि जो गोली है उसका मास कितना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी गोली का मास, यानी कि M जो है वो हमारे पास है जी 15 ग्राम। अब ये 15 ग्राम है, इसको हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो SI यूनिट होता है वो किलोग्राम होता है। हम फिर लिख देते हैं 15/1000, तो ये हमारे पास किलोग्राम में चला जाएगा। तो 15 को 1000 से हम ना के तकसीम कर लेते हैं, हमारे पास किलोग्राम में इसका आंसर आ जाएगा। तो हम लिखते हैं जी 15 तकसीम 1000, ठीक है। तो ये आंसर आ गया 0.015। तो यहाँ पे हमने लिख देना है जी 0.015 किलोग्राम, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद उसकी ना कि वेलोसिटी दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो वेलोसिटी है वो है जी V, वो बराबर है जी 150 मीटर/सेकंड। ये अब हमने मालूम करना है उसका मोमेंटम, मोमेंटम हमने मालूम करना है। मोमेंटम को हम ज़ाहिर करते हैं P से, ये हमने ना मालूम करना है। जो मोमेंटम है उसका फार्मूला होता है जी M ज़रब V, P = mv। अब यहाँ पे हमने इनकी कीमतें पुट कर देते हैं। M की कीमत है 0.015 और V की कीमत है जी 150। अब इन दोनों को ज़रब देते हैं तो हमारे पास इसका मोमेंटम आ जाएगा। तो 0.015 ज़रब 150,
हम लिख देते हैं 0.015 ज़रब 150, तो आंसर आ गई 2.25। इसका मतलब है कि 2.25 है ये इसका ना मोमेंटम है। और मोमेंटम का जो हमारे पास यूनिट होता है वो होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये भी आप लोगों ने लाजमी लिखना है। यूनिट नंबर 3 की अगर हम मिसाल 3.4 देखें, वो कहता है कि एक 160 ग्राम मास के क्रिकेट बॉल को बल्ले से हिट किया गया है। बल्ले को छोड़ते वक्त बॉल की वेलोसिटी 52 मीटर पर सेकंड है। अगर बल्ला लगने से पहले बल्ले के साथ मुखालिफ सिमत में -28 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ टकराता है तो बल्ले से बॉल पर लगाई गई औसत फोर्स मालूम करें। बॉल 4×10⁻³ सेकंड तक बल्ले के साथ कांटेक्ट में रहता है। असल में अगर हम इस सवाल को समझें तो वो ये कहना चाह रहा है कि किसी बॉलर ने फॉर एग्जांपल बॉल करवाई है, वो इस तरीके से बॉल आएगी, ये ज़मीन पर इस तरह टिप खाने के बाद वो इस तरह से ना कि आ गई इधर। तो अब बैट्समैन जो है ना कि वो इधर खड़ा है और वो बल्ला लेके खड़ा है। अब उसने ना कि इसको बल्ले के साथ ना हिट करना है। अब होता क्या है, वो कहता है इधर से ना कि बॉल जो आ रही है ना उसकी वेलोसिटी है जी -28। अब जब उसने बल्ले के साथ ना के लगाया तो उसकी वेलोसिटी होगी जी 52। तो इसीलिए ना कि वो कहता है कि इस तरफ जो आएगी उसको हम ना कि उसकी चूँकि सिमत ये होगी तो उसको लिया उसने कि माइनस में। अब जो इधर जाएगी तो वो हमारे पास ना कि वो प्लस में हो जाएगी। अब यहाँ से अगर हम देखें तो वो इब्तदाई तौर पर पहले तो बॉल आएगी तो फिर वो बल्ले के साथ टकरा के इधर को जाएगी, तो इसकी जो फिर इब्तदाई वेलोसिटी होगी वो हमारे पास ये होगी और आखिरी वेलोसिटी हमारे पास ना ये होगी। तो हम यहाँ पे फिर ना लिख देते हैं कि इब्तदाई जो वेलोसिटी है वो हमारे पास क्या है, ये इब्तदाई वेलोसिटी उसको हम ना VI से ज़ाहिर करते हैं और वो हमारे पास -28 मीटर पर सेकंड है। और आखिरी वेलोसिटी जो है वो हमारे पास है जी VF, और VF हमारे पास है जी 52 मीटर पर सेकंड है। ये हमने लिख दी है। अब उसकी ना जो हमारे पास क्रिकेट बॉल है उसका जो मास है वो 160 ग्राम है, तो हम ना कि लिख दें कि बॉल का मास तो वो है जी M। तो M हमारे पास 160 ग्राम है। क्योंकि हमें ये किलोग्राम में चाहिए तो हम क्या करेंगे 160 को तकसीम कर देंगे जी 1000 पे। तो अब हम ना इसको कैलकुलेटर से फिर तकसीम कर देते हैं 160 तकसीम 1000, तो हमारा आंसर आ गई 0.16, यानी कि इसका जो मास है वो है जी 0.16 किलोग्राम। अब जाहिर सी बात है कि बॉल जब आएगी तो बल्ले के साथ कुछ वक्त के लिए टकरा के फिर इधर को आएगी। वो कहता है कि जो बल्ले के साथ वो टकराती है ना उसका जो टाइम है वो ये है। तो ये हम लिख देते हैं कि वक्त जो है वो हमारे पास है जी T के बराबर वो 4×10⁻³ सेकंड है। तो ये आप लोगों ने इस तरह से लिख लेना है। और अब हमने मालूम क्या करना है वो हम लिखते हैं। हमने मालूम करनी है जी उसकी औसत फोर्स। औसत फोर्स हमने मालूम करनी है, F के इक्वल होती है, ये हमने ना मालूम करनी है। इस न्यूमेरिकल को ना हल करने का आप लोगों के पास ना कि दो मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ये है आपने चूँकि F मालूम करना है, जो F हमारे पास होता है वो असल में अगर हम न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक देखें तो वो बराबर होता है जी ma के। ये आप लोगों के पास है जी। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें m तो दिया हुआ है लेकिन a नहीं है, तो आप लोग किसी तरीके से a मालूम कर लें। अगर हम देखें ना हमने a का फार्मूला दूसरे यूनिट में पढ़ा था, a बराबर है जी VF - VI/T। तो अब अगर इस a की कीमत हम यहाँ पे पुट करें तो हमारे पास ये बन जाएगा F = M × VF - VI/T। तो ये आप लोग यहाँ से ये सारी कीमतें जब पुट करेंगे तो आप लोगों के पास F आ जाएगा। हम फिर ना कि ये फार्मूला इसे डायरेक्ट लिख देते हैं, या आप लोग इस तरह करके लिखें F = MA और A की कीमत यहाँ पे ना पुट कर दें जी VF - VI/T।
अब यहाँ पे ना सारी कीमतें पुट कर देते हैं। या फिर आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि अलहदा से ए आप लोग मालूम कर सकते हैं। जो आप लोगों के पास हरकत की मसावातें होती हैं, उसकी जो पहली मसावात होती है वो हमारे पास होती है जी वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई जमा ए टी। यहाँ पे वी एफ वी आई और टी की कीमत पुट करेंगे तो आप लोगों के पास ए आ जाएगा। चलें हम ना इस फार्मूले को इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे हम ना सारी कीमतें लिखते हैं। एम अगर हम देखें तो वो हमारे पास है जी 0.16। तो यहाँ पे आप लोग लिख देना है जी 0.16। उसके बाद अंदर देखें वी एफ यहाँ पे देखें तो वो 52 है, वो लिख देना है माइनस उसी तरह से। और जो वी आई है वो हमारे पास ना -28 के इक्वल है, तो ये आप लोगों ने लिख देना है। और नीचे हमारे पास टी आ जाएगा। टी है जी 4 × 10 की पावर है जी -3 के। ये इस तरीके से आप लोगों ने इसे लिख देना है। अब f हमारे पास हो जाएगा जी 0.16 तो वैसे ही आ गया। अब आगे इसको ना हम हल करते हैं तो ये हमारे पास 52 वो वैसे आ जाएगा, माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो गया 28 बटे में 4 × 10 की पावर -3 जो है, इसको ना हम कैलकुलेटर पे ना कि फिर ना लिखते हैं कि ये किसके बराबर आता है। 4 × 10 की पावर -3 है, तो आप लोग देखेंगे तो ये आ जाएगा 0.004। ये इसी तरीके से आप लोगों ने लिख देना है। अब ना अगर कैलकुलेटर की थोड़ी सेटिंग का इश्यू हुआ तो ये नहीं आएगा, तो उसके लिए आप लोग ना इसको नॉर्मल मोड में करेंगे। आप लोग मोड का बटन दबाएंगे, फिर दोबारा दबाएंगे, फिर दोबारा दबाएंगे। यहाँ से आप लोग देखें नॉर्म हमारे पास ना कि तीसरे नंबर पर है, तो आप लोगों ने 3 प्रेस कर देना है और बाद में 2 प्रेस कर देना है। तो अब अगर आप लोग ये लिखेंगे ना 4 × 10 की पावर है जी हमारे पास -3, तो आप लोगों को ये आंसर दे देगा 0.004। ये इस तरीके से आप लोगों ने लिख लेना है। आगे मज़ीद इसे हल करते हैं तो उसके लिए हम ना कि ये f उसी तरह से 0.16 उसी तरीके से आप लोग लिख देना है। 52 और 28 को ना आप लोग जमा कर दें। ये यहाँ पे हमने जमा कर देते 52 जमा 28, तो आंसर आ गया जी हमारे पास 80। आप लोग लिखें 80 बटे में हमारे पास 0.004 ये आ गया। अब 80 को अब यहाँ पे ना 0.16 जो 80 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप लोग मल्टीप्लाई कर दें 0.16 ज़रब 80, तो ये आंसर आ जाएगा जी 12.8। तो ये आप लोग लिख देना है जी 12.8 और बटे में है जी 0.004। अब आप लोग इसको ना कि तकसीम कर दें 12.8 तकसीम 0.04, 12.8 तकसीम 0.04, यही आई थिंक है 0.04 है, बल्कि 2 दफ़ा 0 था। तो आप लोग लिखेंगे तो आंसर आ गई 3200। तो ये आप लोग लिख देना है कि 3200 और फोर्स का जो यूनिट होता है वो न्यूटन होता है। यूनिट नंबर 3 की अगर हम मिसाल 3.5 देखें तो वो कहता है कि एक M1 मास की गोली एक M2 मास की बंदूक से दागी गई है। फायरिंग के फ़ौरन बाद गोली की वेलोसिटी V1 के लिहाज से बंदूक की वेलोसिटी मालूम करें। तो ये भी बिल्कुल जैसे हमारे पास एक न्यूमेरिकल था, ये उसी तरीके से हैं कि आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल ये एक बंदूक है, बंदूक को ना कि ये बंदा चला रहा है, ये बंदा चला रहा है। अब ये क्या करेगा, गोली को ना कि इधर फायर करेगा तो गोली इधर को जाएगी। अब बंदे ने ना कि इस तरह से ना पीछे की तरफ आना है, यानी कि जो गोली की वेलोसिटी V1 अगर इसे हम प्लस लेंगे, जो बंदे की वेलोसिटी है ना वो माइनस में आ जाएगी, चूँकि वो थोड़ा सा ना इधर जाएगा। तो अब इसने उसकी ना कोई वैल्यूज़ नहीं दी, जैसे वो कहता है कि आप लोग V2 वैसे ही मालूम कर दें। हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं जी गोली का मास, यहाँ पे आप लोग लिख दें जी गोली का मास। वो देखें तो वो हमारे पास उसने खुद दिया है, वो M1 है। आगे है जी बंदूक का मास, तो वो हमारे पास है जी M2, तो वो आप लोगों ने लिख देना ये M2 है। आगे है जी गोली की वेलोसिटी, वो भी हमें दी है गोली की वेलोसिटी, तो वो हमारे पास है जी V1। और बंदूक की वेलोसिटी वो कहता है आप लोग मालूम कर लें, बंदूक की वेलोसिटी यानी कि V2 जो है वो हमने मालूम करना है। जो मोमेंटम का कंजर्वेशन का कानून है उसके मुताबिक फायरिंग से पहले का मोमेंटम, हम ये इधर लिख देते हैं, फायरिंग से पहले का मोमेंटम जो है वो बराबर है जी फायरिंग के बाद का मोमेंटम।
फायरिंग के बाद का मोमेंट, ये दोनों हमारे पास ना बराबर हैं। तो फायरिंग से पहले का जो मोमेंटम है वो हमारे पास क्या होगा, तो फायरिंग से जो पहले का जो मोमेंटम है ना वो हमारे पास ना कि ज़ीरो होगा। उसकी वजह ये है कि जब बंदा कोई फायर करते हैं ना तो फायरिंग से पहले ना तो उसकी जो गोली है वो मूव कर रही होती है, ना ही बंदा मूव कर रहा होता है, यानी कि जो उसकी V1 है वो भी ज़ीरो होती है, V2 भी ज़ीरो होती है। जब ज़ीरो को हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें तो उसका जवाब ज़ीरो आता है। फायरिंग के बाद का मोमेंटम वो हम लिख लेते हैं M1 V1 प्लस M2 V2 है। अब चूँकि हमने यहाँ से V2 मालूम करना है तो ये M1 V1 अजाफी है, इसे हम दूसरी साइड पे लेके चलते हैं तो हमारे पास हो जाएगा ये जी -M1 V1, क्योंकि इधर ये जमा था इधर आके माइनस हो गया। अब ये जो M2 है इधर ज़रब हो रहा है तो इधर आके इसने तकसीम हो जाना, तो ये आ जाएगा -M1 V1 बटा M2। तो यानी कि ये इसकी ना कि फायरिंग के बाद जो उसका ना कि बंदूक की वेलोसिटी होगी वो ये होगी। माइनस साइन यही शो करवा रहा है कि गोली इधर को जाएगी और जो बंदा है वो दूसरी साइड को मूव करेगा। यूनिट नंबर 3 की अगर हम मिसाल नंबर 3.6 देखें, वो कहता है कि एक 3 किलोग्राम मास का बाल 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से हरकत करता हुआ एक 2 किलोग्राम मास के खड़े बाल से टकराता है, तब दोनों इकट्ठे हरकत करते हैं। अगर फ्रिक्शन ना होने के बराबर हो तो वो वेलोसिटी मालूम करें जिससे वो टकराव के बाद इकट्ठे हरकत करते हैं। इसकी अगर हम ना कि मिसाल लें तो वो कहता है कि एक तो बाल आप लोगों के पास ये है और एक ये है जी 3 किलोग्राम का बाल और ये है जी 2 किलोग्राम का बाल। ये ना कि इसकी तरफ ना मूव कर रहा है ऐसे, और ये किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, लेकिन ये खड़ा हुआ है। तो ये खड़ा है तो इसका मतलब ये 0 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये खड़ा हुआ। अब आके ये इसके साथ ना टकराता है। अब टकराने के बाद वो कहता है कि दोनों, क्योंकि ये इसके साथ जब टकराएगा तो दोनों ना इस तरफ ना कि मूव करना शुरू कर देंगे। अब वो कहता है कि दोनों जिस वेलोसिटी से मूव करते हैं ना कि वो वेलोसिटी आप लोगों ने मालूम करनी है, यानी कि उनकी ना कि जो वेलोसिटी है ना V1 डैश और V2 डैश इकट्ठी आप लोगों ने मालूम करनी है। तो हम फिर ना लिखते हैं पहले जो बाल है ना उसका मास, हम लिख देते हैं कि पहले बाल का मास, तो वो देखेंगे तो वो हमारे पास है जी M1, वो है जी 3 किलोग्राम, ये हमने लिख दिया। उसके बाद है जी दूसरे बाल का मास, तो वो हमने लिख देना दूसरे बाल का मास, तो वो अगर हम देखें M2 वो है जी 2 किलोग्राम, ये हमने लिख दिया। इनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी किलोग्राम यानी ऐसे ही यूनिट में है। उसके बाद हम देखते हैं पहले बाल की इब्तदाई वेलोसिटी, वो अगर हम देखें तो वो हमारे पास है जी V1 5 मीटर पर सेकंड है। अब देखें दूसरे बाल की इब्तदाई वेलोसिटी, वो अगर हम देखें तो V2 जो है, चूँकि वो साकन हालत में खड़ा था तो वो फिर जब साकन हालत में कोई चीज़ है तो उसकी वेलोसिटी 0 होती है, तो वो 0 मीटर पर सेकंड आ गई। अब आगे हम कहते हैं कि पहले बाल की आखिरी वेलोसिटी या टकराव के बाद वेलोसिटी है, तो हम कहते हैं पहले बाल की आखिरी वेलोसिटी, तो वो अगर देखेंगे तो V1 डैश है, तो वो अगर हम देखें ये भी हमने मालूम करनी है, और दूसरे बाल की जो आखिरी वेलोसिटी है ना ये भी हमने मालूम करनी है। दूसरे बाल की आखिरी वेलोसिटी V2 जो डैश है ये भी हमने मालूम करनी है। अब अगर हम देखें V1 जो डैश है वो बराबर है जी V2 डैश, चूँकि हमने इनकी ना इकट्ठी वेलोसिटी मालूम करनी है तो हम ये फ़र्ज़ करते हैं V1 डैश है या V2 डैश है वो V के बराबर है। जहाँ पे हमारे पास V1 डैश आएगा और जहाँ पे हमारे पास V2 डैश आएगा हमने वहाँ पे V पुट कर देना है। अब हम ना के मोमेंटम का कंजर्वेशन का कानून लिखते हैं, तो उसके मुताबिक टकराव से पहले का मोमेंटम वो बराबर है जी टकराव के बाद का मोमेंटम।
ये हमने ना इस तरीके से लिख देना है। अब हम देखें टकराव से पहले का मोमेंटम, यानी कि m1 v1 प्लस m2 v2। बाद का अगर हम देखें तो हमारे पास m1 v1 डैश प्लस m2 और v2 डैश, ये हमारे पास है। अब चूँकि v1 और v2 डैश को हमने v के बराबर पुट किया, तो हम यहाँ पे लिख देंगे m1 v प्लस m2 और v। अब यहाँ से अगर हम देखें v2 हमारे पास ना चलें इसको एक दफ़ा हम वैसे लिख देते हैं, v2 की चले हम ना की कीमत लिख देते हैं, वो है 0। अब ये 0 है तो इसके साथ जब मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये 0 हो जाएगी। यहाँ से ना हमारे पास v कॉमन आ रहा है, अगर v कॉमन आ रहा है तो हमारे पास ये बन जाएगा जी m1 प्लस m2 और ये v कॉमन है, ये हमारे पास ना 0 के बराबर है, तो ये आ जाएगा m1 v1। अब यहाँ पे हम ना इन सारों की ना कीमतें पुट कर लेते हैं। m1 की कीमत देखें वो 3 है और m2 की देखें तो वो 2 है और ये v हमने वैसे ले लिया। m1 की अगर देखें वो 3 है और उसकी जो v1 है वो 5 है, ये इस तरीके से। अब 3 और 2 हमारे पास 5 आ गया, 5v बराबर है जी 15 के, 5 3 15, 5 इधर जाके ना तकसीम हो जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा 15/5। अब 15 को ना कि हमने 5 पे तकसीम कर देना, तो हमारे पास आ जाएगा जी 5 3 15, यानी कि 3 इसका ना आंसर आ गया मीटर पर सेकंड में।